हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू हैव। काफ़ी स्वागत है आपका क्लास 9 सिविक्स में। अब हम पहला कदम साथ में रख रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। काफ़ी कमाल का चैप्टर है ये। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। हम हर बार सुनते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। मतलब ये ना हर स्टूडेंट के माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि सबसे अच्छी सरकार तो लोकतांत्रिक सरकार ही होती है, सबसे अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पर ऐसा क्यों है? डिक्टेटरशिप में भी वो भी तो अच्छा हो सकता है। कोई अगर बहुत अच्छा राजा किसी प्रजा को मिला है, मोनार्की में कोई बहुत अच्छा रूलर है, तो वो मोनार्की भी तो अच्छी हो सकती है। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों एक अच्छी गवर्नमेंट है और क्यों बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले डेमोक्रेसी एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। काफी कमाल का चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स साथ साइड बाय साइड बनाते रहेंगे। ठीक है, ये जो पीपीटीज हैं ये भी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगी। चलिए फटाफट समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ठीक से समझिएगा कि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कॉमन सेंस थोड़ा अच्छा है। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ज़्यादातर सवाल इसमें बहुत ईजी बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और मेजरली किन किन टॉपिक्स पे, मतलब आपको क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, वेयर डिड द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट। डेमोक्रेसी वर्ड का थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करके देखेंगे। डेमोस प्लस क्रेशिया या डेमोस प्लस क्रेटोस दोनों होता है। ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया। इसको मैं आगे बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं किस किस तरीके के किन किन प्रमुख टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। बस जो इस बोर्ड पे इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया, डेमोक्रेसी की एक शॉर्ट मीनिंग आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो कोट है ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की, फॉर द पीपल लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों के जरिए जो सरकार हो उसे हम एक लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं साहब। लेकिन ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर कल को 1 मार्क में सीबीएसई आपसे पूछती है या आपके स्कूल वाले आपसे पूछते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी या व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल लिखोगे तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा डेमोक्रेसी की एक और कोई सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल किसने कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन जी ने। उन्होंने ये अपनी स्पीच में कभी कहा था और ये इतना फेमस हो गया कि लोग इसी को डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मानने लगे। ठीक है, डेमोक्रेसी की एक कोई सरल सी मीनिंग डेफिनेशन हम देख लेंगे। जैसे हमने अभी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो देश चलाने वाले हैं उनको लोग इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पर ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है ना। तो इसके अलावा जो बेसिक डेफिनेशन होगी कोई डेमोक्रेसी की, वही वाली इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो डेफिनेशन हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स हम देखेंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी हम यहां पर देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पे आपके समझने के लिए ये बात है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अक्सर लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कल को सीबीएसई अगर आपसे पूछती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप समझ जाइएगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यहां पर बात हो रही है। ऑलराइट, बस यही कुछ चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया साहब, आपकी नजर जो है आपके बुक पे होनी चाहिए। साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता चलूंगा और उनके मीनिंग्स में आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी क्या है वो हम देखेंगे। फ्रॉम वेयर डज द वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द कहां से आया? देखिए, डेमोस और क्रेटोस, या तो आप क्रेटोस लिख सकते हैं या कहीं कहीं पे क्रेशिया भी लिखा होता है। ठीक है, आप क्रेटोस या क्रेशिया दोनों लिखे, दोनों का एक मतलब होता है। डेमोस का मतलब होता है पीपल,
क्रेटोस या क्रेशिया का मतलब होता है पावर और रूल। ठीक है, मैं आपको सलाह दूंगा आप दोनों में से कोई एक, मान लीजिए क्रेशिया पकड़ते हैं कि हम डेमोक्रेसी का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। हम डेमोक्रेसी का संधि विच्छेद करते हैं डेमोस प्लस क्रेशिया, यानी कि पीपल्स रूल। क्रेशिया का मतलब क्या होता है? क्रेशिया का मतलब होता है रूल, या क्रेशिया का मतलब पावर भी हो सकता है। ठीक है, डेमोस शब्द का मतलब बहुत सिंपल है, डेमोस शब्द का मतलब हमेशा पीपल ही होता है। क्या? डेमोस शब्द का मतलब हमेशा पीपल होता है। ठीक है, सो पीपल्स रूल और पीपल्स पावर, ये डेमोक्रेसी। यहां से जब आपसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछते हैं तो ये भी आप यूज कर सकते हैं कि द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। आपको पता है ज्यादातर जो मॉडर्न शब्द हैं वो ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से ही है, तो यहाँ लैटिन नहीं, ये कहां से लिया गया है? ग्रीस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ लिखा है यहाँ पे? हाँ, ग्रीक वर्ड है ये, तो ग्रीक वर्ड है। सो डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड, है ना, फ्रॉम डेमोस एंड क्रेशिया, वेयर डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी एसेंशियली स्टैंड्स फॉर पीपल्स रूल और पीपल्स पावर। सीधी सी बात है साहब, एक बार आपको पता है ना, दाल चावल आपको मिल गई, खिचड़ी आप बना लोगे। आपको अगर पता है डेमोस का क्या मतलब होता है, क्रेशिया का क्या मतलब होता है, ये दोनों कौन सी भाषा से शब्द लिए गए हैं, बस आप आंसर खुद लिख सकते हो। अभी क्या लिखा हमने? डेमोक्रेसी इज अ वर्ड, डेमोक्रेसी इज द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेशिया, वेर डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल और पावर। फिर दोनों को इक्वल टू करके लिख दिया, सो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल और पीपल्स पावर। बस साथ ही साथ ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ी देर पहले, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लिख देना, डेमोक्रेशिया लिख देना, तुम्हारी डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन हो गई। और लिखने का मन है तो इब्राहिम लिंकन जी ने जो कहा था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो भी लिख देना। वो भी डेमोक्रेसी का एक तरीके से अच्छा निचोड़ है। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डेमोक्रेसी का इब्राहिम लिंकन जी ने जो कहा था ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और इब्राहिम लिंकन जी ने कहा था ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जैसे उनका ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये उन्होंने कहा, ये बात ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने जो डेमोक्रेसी का संधि विच्छेद किया कि डेमोस प्लस क्रेशिया। ठीक है, जहां पे किसका क्या मतलब है, आई होप आपको पता हो। डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है, क्रेशिया का मतलब होता है रूल और पावर। यहां पे बेसिक डेफिनेशन बट नॉट सफिशिएंट, यानी कि रूलर्स इलेक्ट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। ये डेमोस और क्रेशिया ये सब भी आप लिख दोगे ना, तो भी आप प्रॉपरली डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो आप कैसे करोगे ये हम देखेंगे। फिलहाल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर वो आपसे पूछते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो एक पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा संधि विच्छेद करने वाला, डेमोस प्लस क्रेशिया। दूसरा, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और तीसरा मन करे तो, दो ही लिखोगे कोई तो भी काफी है, तीसरा मन करे तो लिख देना ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो इब्राहिम लिंकन जी ने दी थी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। ये डेमोक्रेसी की आपकी डेफिनेशन हो गई। डेमोक्रेसी क्या है ये अब आप देख चुके हो। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आगे देखेंगे। फिलहाल अपना एक आंसर हमने बना लिया, डेमोक्रेसी क्या है। ऑलराइट, अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो साहब हमने देख ली, बट डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली सिंगल टाइप, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस बात को भी ठीक से समझिएगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो भारत में है और अधिकतर देशों में, इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो कल को अगर सीबीएसई आपसे पूछती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पहले अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए साहब, बुक्स में और स्लाइड्स में ऐसी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस होती हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस होते हैं, पर आप तो छाप तिलक, आप तो साहब सिर्फ समझो कि है क्या, आप मर्म समझ जाओ। जैसे अगर आपको कभी आपका मन नहीं कर रहा कि मैं वो प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी का पाठ पढूं, कभी मानो आपको पाठ पढ़ने का या वो दो बैलों की कथा पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा, तो ऐसे में बेहतरीन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पाठ का मर्म समझ जाते हैं। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि आप लोगों के साथ, लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा उनसे,
बट पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। आपने लोगों को जैसा अनुभव करवाया, जब भी आप उनके आसपास थे, लोगों को जो महसूस होता था वो हमेशा याद रखते हैं। आपका नाम और आपकी बातें शायद भूल सकते हैं। उसी तरीके से तुम पाठ की कहानी भूल सकते हो, कॉन्सेप्ट्स भूल सकते हो, पर पाठ का अगर मर्म पता हो तो नहीं भूलोगे। वो मर्म बहुत जरूरी है। तो मर्म यानी कि कोर वैल्यू क्या है, तो अब इसको समझो, इसका मर्म समझो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जैसे टीचर क्लास में आई, मैं क्लास में आया और मैंने बोला कि ठीक है, तुम जो 50 बच्चे यहाँ पर बैठे हो, मेरे को अभी क्लास मॉनिटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चलो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, अब तुम लोग आपस में सेलेक्ट करके वोट करके मेरे को बताओ कि किसको हमें क्लास मॉनिटर रखना है। या फिर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे पिकनिक जाना है कहीं पे। ठीक है, तो पिकनिक में या तो हम जाएंगे किसी प्लानिटेरियम में या फिर हम जाएंगे वाटर पार्क में। अब तुम्हारी अपनी अपनी राय होगी। वो पिकनिक पे मैं वोट कराऊंगा क्लास में कि 50 बच्चे हैं, चलो वोट करो। तो 25 लोगों ने हाथ उठाया प्लानिटेरियम के लिए और 25 लोगों ने हाथ उठाया वाटर पार्क के लिए। 50 के 50 नहीं आएंगे, मान लो 48 स्टूडेंट्स थे, 25 लोगों ने प्लानिटेरियम के लिए हाथ उठाया और 23 लोगों ने वाटर पार्क के लिए। तो आपको पता है हम कहाँ जाएंगे, 25 में से 25 ज़्यादा है, प्लानिटेरियम जाएंगे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जब आपको कोई भी चीज अगर करनी है तो सीधा जाके लोगों से पूछ लो, लोग तुरंत वोट करके आपको बता देंगे हमें चाहिए या नहीं। व्हेन पीपल देमसेल्व्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ये कब हो सकती है, जब आपके क्लास में 50 लोग हैं, वही आपके क्लास में 5 लाख लोग हैं, तो आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। क्यों? 5 लाख लोगों को बैठाओगे कहां? बैठाओगे भी तो मैनेजमेंट कैसे होगा, सिस्टम कैसे होगा? 5 लाख के 5 लाख लोग उस दिन फ्री होंगे क्या, जिस दिन तुम्हें कुछ काम करवाना है या वोटिंग करवानी है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कथा यहां पे ये कहती है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव, जैसा मैं क्लास मॉनिटर बता रहा था, टीचर आया, टीचर ने बोला कि ठीक है अब हमको क्लास मॉनिटर बनवाना है। ठीक है, या 8-10 स्टूडेंट्स का नाम है, इनमें वोट करके कोई 4 मॉनिटर तुमने बना लिए। बॉयज के 2 मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर सेकंड मॉनिटर, गर्ल्स के 2 मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर सेकंड मॉनिटर। ये 4 तुम्हारे कौन हो गए? रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कुछ भी होगा तो रिप्रेजेंटेटिव ही डिसाइड करेंगे। जैसे सेम केस सिनेरियो, मेरे को फिर डिसाइड करना है कि मैं क्लास टीचर हूं, मेरे को डिसाइड करना है कि प्लेनेटेरियम जाना है या वाटर पार्क जाना है। अब मैं आऊंगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिनेरियो बता रहा हूं। अब मैं क्लास के बच्चों से नहीं पूछूंगा, उन 50 लोगों से कि बच्चों चलो जो जो चाहते हैं कि हम वाटर पार्क जाए हाथ उठाए, और जो जो चाहते हैं प्लेनेटेरियम जाए हाथ उठाए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी मैं बोलूंगा कि वो 50 लोग जाने दो, उन 50 लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो 4 मॉनिटर्स कर रहे हैं। मैं बोलूंगा हाँ सोहन, मोहन, रोहन, टोहन चारों आ गए, तो वो चारों आगे आ गए। अरे समझ रहे हो ना? और उसके बाद में उन चारों में वोट कराऊंगा। ठीक है, तुम चारों में से मेरे को बताओ प्लानिटेरियम कौन कौन जाना चाहता है? एक लड़के ने खाली हाथ उठाया। फिर मैंने पूछा वाटर पार्क कौन जाना चाहता है? 2 लोगों ने हाथ उठाया। सर वो बचा एक, उसकी कोई राय नहीं है, वो चाहता है जाए ही ना, तो छोड़ दो। तो कहने का मतलब है कि एक ने हाथ उठाया प्लानिटेरियम जाने के लिए, 2 ने हाथ उठाया वाटर पार्क जाने के लिए, तो अपन जाएंगे वाटर पार्क। ठीक है, इसी तरीके से पूरा चैप्टर जो है ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि मैंने डायरेक्ट उस क्लास से बात नहीं की, उस क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रिप्रेजेंटेटिव शब्द का क्या अर्थ होता है? जो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर कोई कानपुर से चुनाव जीत करके आया है तो कानपुर की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। अरे हाँ या ना? उसी का जिक्र इस चैप्टर में किया है। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब आप अपने बदले कुछ उम्मीदवारों को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो। ठीक है, और वो आपके बदले गवर्नमेंट रन करते हैं, रूल्स बनाते हैं, लॉस वगैरह बनाते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई नागरिक अपने अपने जीवन में बिजी है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर के डिबेट करेगा लोगों के साथ। तो वो खुद डिसीजन मेकिंग करने की जगह वोट देके किसी और को अपनी जगह चुन देते हैं। यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत नहीं होती है, जहां पे लोग खुद आपस में डिसाइड कर लेते हैं। हमको मॉनिटर की जरूरत नहीं है। वो 4 लोगों से क्यों पूछो? पूरी की पूरी क्लास से पूछो। तो मैंने पूरी क्लास से पूछा। तो ये होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब अगर आप मर्म समझ चुके हैं
तो आप डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। शुभम सर के स्टूडेंट हैं और अगर खुद का आंसर बना के लिखने का साहस नहीं है तो आप बहुत गलत राह पे निकल गए हो, फिर आपको सोशल साइंस पढ़ के कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूं एक बेहतरीन आंसर क्या होता है, थोड़ा नॉलेज, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा कॉमन सेंस। ऐसे भी इस चैप्टर में कॉमन सेंस वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। खैर, अब तुम डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या, इट इज अ पॉलिटिकल सेटअप वेटअप हमको नहीं पढ़ना है साहब, हमको बस सादी बात भाषा में डेफिनेशन देनी हो तो वेर जो येलो से लिखा है खाली वो पढ़ो। पीपल देमसेल्व्स मेक्स द लॉज। अभी बहुत घटिया इंग्लिश है तो इतनी गंदी इंग्लिश तुम मत लिखना। यहाँ देमसेल्व्स लिखा है तो यहाँ मेक्स नहीं होगा, यहाँ पे मेक होगा, ठीक है। पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इट इज अ पॉलिटिकल सेटअप वगैरह तुम मत लिखना है, काट के इसको लिख देना कि इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज, है ना, एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि लोग खुद फंक्शनिंग नहीं हो, तुम छोड़ो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज, डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर द जोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे मैंने बताया, मैं क्लास में वोटिंग करा के कहाँ पिकनिक जाना डिसाइड कर सकता हूँ जब तक 50 बच्चे हैं। वही मानो 500 या 5000 बच्चे हैं, पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो बहुत छोटे मोटे देश हैं साहब, वो ऐसे 25-30 हजार जिन देशों की आबादी है वहां पे कर सकते हो। स्विट्जरलैंड हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। लेकिन भारत जैसा देश जो कि मतलब करोड़ों छोड़ो अरबों में जिसकी आबादी है, और साथ ही साथ कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उतनी नहीं है पर बहुत ज्यादा बड़े देश हैं, तो ऐसे देशों में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल होए, एकम सत्यम। सत्य अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। मैं लिख सकता हूं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, या इट इज अ पॉलिटिकल सेटअप इन विच पीपल देमसेल्व्स मेक द डिसीजंस फॉर देम, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे कि मेजोरिटी, लोग आपस में वोट करके जास्ती की मेजोरिटी जो ज्यादा लोग होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। इट इज सुटेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सुटेबल, ठीक है। क्या हुआ इसको, हाँ, इट इज सुटेबल फॉर द जोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज विद लेस पॉपुलेशन। एंशिएंट ग्रीक, पुराने जमाने में ऐसी आबादी कम थी, ठीक है। और तुम लिख सकते हो स्विट्जरलैंड, बस याद रखना है, एक स्विट्जरलैंड को अक्सर माना जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे भी इतनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो पुराने ज़माने में एंशिएंट ग्रीस या एंशिएंट रोम, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। बहुत बड़ा ऐसा कोलोजम जैसा हॉल बनाया जाता था, वहाँ पे सब लोग मिल करके हाथ उठा दिया मतलब वोट कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठाया मतलब वोट नहीं कर रहा, वो उस समय होता था। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल्स तुम्हें एंशिएंट ग्रीक या एंशिएंट रोम में या स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलेंगे। स्विट्जरलैंड तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो चाहे तुम लिखो पॉलिटिकल सेटअप है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या सिनेरियो है, कुछ भी लिखो जहां पे पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉस फॉर देम या पीपल देमसेल्व्स गवर्न देम, ये लिख सकते हो। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर वोटिंग, बाय ऑप्टिंग आउट व्हाट द मेजोरिटी वांट्स। मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, बेस्ड ऑन मेजोरिटी डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा, इट इज सुटेबल, सच डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज यूजुअली सुटेबल फॉर कंट्रीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन एंड स्मॉल साइज। और इसका एग्जांपल स्विट्जरलैंड, एंशिएंट ग्रीस या एंशिएंट रोम। बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यह है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, अगर मर्म पता होगा तो डेफिनेशन और ये 2-3 पॉइंट्स याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। जिसको मर्म नहीं पता उसको सोशल साइंस डिफिकल्ट लगता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में अब आप पढ़ोगे। किसके बारे में? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है कि बहुत सारे लोग मिलके एक उम्मीदवार चुन लेते हैं और वो उम्मीदवार ही मतलब लोगों को गवर्न करता है, लोगों को लीड करता है, ठीक है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या है, अगेन सब आपको नहीं पढ़ना है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। बस इतना पढ़ना है, ठीक है। इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये वाला पॉइंट देख लेना, ठीक है। इन मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज के देश में, आज की दुनिया में, आज की तारीख में स्विट्जरलैंड को छोड़ के मेरे ख्याल से, या वेटिकन सिटी को छोड़ के ज्यादातर देश जो हैं क्या करते हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम, अरे जो तुम्हारे मन में नाम आया लिख देना। नॉर्थ कोरिया मत लिखना, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, किम जो नहीं, वो नहीं, नॉर्थ कोरिया मत लिखना।
उसके अलावा मैं तो कहूँगा पाकिस्तान भी मत लिखना, ऐसे लिख सकते हो, टेक्निकली सही होगा। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दे आर सो सेंसिटिव, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, ये पॉइंट बकवास है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, मेक्सिको, कनाडा, ये सब लिख सकते हो। ये सब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स में क्या देखा था? एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट रोम, स्विट्जरलैंड, वो सब। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सेटअप, अ सिनेरियो, एकम सत्यम, जो तुम्हें सही लगे, इन विच पीपल, तुम ऐसा लिख सकते हो। मर्म क्या है कि लोग खुद नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है ना कि वो अपना काम छोड़ के देश के बारे में, तो देश के बारे में सोचने के लिए हम किसी को अपॉइंट कर दें। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी in which people themselves don't associate with the governance, but they appoint certain representatives to do it for them. ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Indirect democracy is a type of democracy in which people elect their representatives and the representatives in return make decisions and govern the people for them. ये लिख सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा कुछ लिख लेना, एग्जाम्पल दे देना। इंडिया, फ्रांस और आज की दुनिया में ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट कब है? जब आपका देश छोटा है, जनसंख्या कम है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हर सिचुएशन में और आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स क्या है? एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट रोम, स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो भी तुम्हारे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ऐसे देश, ठीक है, इंडिया ऑफ कोर्स। अब यहां से केस स्टडीज शुरू होगी। पहले तुम अपने पड़ोसी के बारे में बात करोगे, पाकिस्तान, और आपको पता है अभी भी वो कंगाली के, आप कह सकते हो, शिखर पे पहुंच गया है। मैं कहूँगा कुछ समय पहले, मैं नहीं जानता है वीडियो कब गई है यूट्यूब पे, पर कुछ समय पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि उन्होंने रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज नहीं दिया, आईएमएफ की बहुत कड़ी शर्तें हैं, तो अब किसी प्राइवेट फैमिली से भी उन्होंने पैसा मांगने के बारे में सोचा है। तो मतलब दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, ठीक है साहब, रहम करनी चाहिए और क्या ही। अगेन तो पाकिस्तान के बारे में तुम पढ़ोगे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरीके से वो पाकिस्तान में आए और तानाशाही लेकर के आए, मूर्खता के रूप में भारत से युद्ध भी लड़ा और उसमें हार भी गए। 1999 का युद्ध, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ही कमांड में थे, चार्ज में थे। तो एक ऐसा देश जहां पे मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे है पर असल में नहीं है। पाकिस्तान से पूछो तो 1999 में वो डेमोक्रेटिक थे, पर हमको दुनिया को मालूम है कि नहीं थे। वो क्यों नहीं थे हम यहाँ पे देखेंगे। ये चैप्टर तुमको बताएगा कि पाकिस्तान में जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे तब चुनाव होते थे, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं था तब। क्यों? चुनाव करवाना डेफिनेशन थोड़ी है। नहीं साहब, डेमोक्रेसी तो यही है ना, इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। नो, डेमोक्रेसी का एक पहला फीचर तुम यहां पे देखोगे कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो रूलर्स लोगों ने इलेक्ट किए हैं, इन रूलर्स के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। पाकिस्तान में नहीं था। आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे तो उनके रिकॉर्ड्स में लिखा है हाँ 1999 में तो हम डेमोक्रेटिक थे। नहीं थे ससुरे, तुम नहीं थे। क्यों? पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे पर सारे डिसीजन तो परवेज मुशर्रफ लेते थे। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एक मिलिट्री, पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना की, उनका एक संगठन हुआ करता था, उसमें आर्मी के सारे ऑफिसर्स बैठते होंगे। वो क्या करते थे, जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट था उस पर नजर रखते थे कि कैसा काम कर रहे हैं। उनको कुछ अच्छा लगता था तो उसको ले लेते थे, कुछ बुरा लगता था तो उसको क्रश कर देते थे। तो पाकिस्तान में नाम के लिए चुनाव होते थे पर पाकिस्तान के उम्मीदवारों के पास कोई पावर नहीं थी। So you will study about a country in which democracy never existed, है ना, and how that country was not a democratic country, that you are going to study, ठीक है। पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान के साथ तुम बहुत सारे देश के बारे में पढ़ोगे, पर खैर इतना तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ मेन चीजें हैं, बस वो याद रखना। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारी बुक में 6 केस स्टडीज होंगी ना, या 8 केस स्टडीज होंगी, तो उसमें से 2-3 ही तुमको, 3-4 मैं कहूंगा डिटेल में दिए, बाकी 2-3 ऊपर से पढ़ना है खाली, ठीक है। क्या हुआ पाकिस्तान में, ये आप देख सकते हो। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू। इट्स अ वेरी क्लासिक वर्ड, इट्स अ वेरी क्लासिक टर्म दैट इज यूज्ड इन सोशल साइंस। COUP, कूप इसको बोला नहीं जाता, P इसमें साइलेंट होता है। मिलिट्री कू यानी कि जब सेना तख्ता पलट करके पावर जो है अपने पास हथिया ले। मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। देखिए साहब, आप सिलसिला देखिए,
अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया। कू का क्या मतलब होता है? कू शब्द का COUP, कू शब्द का अर्थ होता है जब मिलिट्री जबरदस्ती पावर छीन लेती है। अभी हाल ही में भारत के और किसी पड़ोसी देश में भी हुआ था कू, ठीक है, खैर तुम यहां ध्यान दो। तो 1999 में परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया, पावर छीन ली। कथा ये कहती है कि पावर छीनने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया कंट्री का, कि मैं चीफ, जैसे कंपनी में नहीं होता CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। चीफ एग्जीक्यूटिव से बाद में प्रेसिडेंट बना लिया और एक रेफरेंडम, और 5 साल के लिए अपने आप को, कि मतलब मैं हट नहीं सकता, 5 साल के लिए अपने आप को एक परमानेंट पीरियड दे दिया कि इन 5 साल तक तो प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इन 5 सालों में फिर वो कुछ कानून में चेंज करते हैं, है ना, और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो कैसे वो शुरू करते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट में आपको पढ़ना है। अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू करते हैं। उस वक्त वहां जो सरकार थी, वहां पे पाकिस्तान की जो संसद होगी, वहां पे एकाएक पहुंचे जनरल साहब, लोग सलाम वलाम देने के लिए उठे होंगे। जनरल साहब ने 2-4 को गोली मारी होगी, सबकी कनपट्टी में बंदूक रख के अब से सरकार हम चलाएंगे समझ रहे हो, ये मिलिट्री कू हुआ। तो अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू हुआ। उस वक्त पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया। अपने आप को CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से चीफ एग्जीक्यूटिव याद रखना। पहले क्या किया, प्रेसिडेंट नहीं, पहले अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। उसके बाद 2002 में, याद रखना, कू किया था 1999 में, उसके करीब 3 साल बाद 2002 में खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक रेफरेंडम पास किया जिससे 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया। देखो रेफरेंडम, उसमें क्या था कि रेफरेंडम में यह था कि अब परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन गए हैं। कंफ्यूज मत होना, पहले वो बस एक मिलिट्री जनरल था, पाकिस्तान का बड़ा जनरल था एक, उसने क्या किया, कू कर दिया, गन पॉइंट पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद जो है मिलिट्री कू करके कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया पाकिस्तान में, और अपने आप को CEO से चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करने के अराउंड 3 साल बाद, ये 1999 में हुआ था, अराउंड 2002 के आसपास अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। फिर क्या किया, एक रेफरेंडम निकाला जिसके तहत अगले 5 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे। ये 5 साल तक लॉकिंग पीरियड था, ये अपनी पोस्ट को लॉक कर दिया। ये 5 साल का टाइम इनको क्यों चाहिए था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो और चेंजेस कर पाए। तो तुम बस याद रखना, ठीक है। मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999, overthrew the democratically elected government in Pakistan. CEO declared himself the chief executive, later declared himself the president of Pakistan, है ना, held a referendum which gave him a 5-year extension period, which gave him a 5-year lock-in period, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, 5 साल तक मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। और तब उस वक्त मीडिया और ह्यूमन राइट्स दुनिया भर का मानना था कि रेफरेंडम मतलब धोखाधड़ी से पास किया है, लेकिन जैसे भी पास किया कर दिया। उसके बाद आपको पता है साहब इन्होंने क्या किया, In August 2002 he issued a legal framework order amended the constitution of Pakistan। एक रेफरेंडम पहले पास किया था जिससे इनको 5 ईयर एक्सटेंशन पीरियड, 5 ईयर लॉकिंग पीरियड मिल गया, 5 साल तक यही राष्ट्रपति रहेंगे। फिर ये ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये सेम ईयर है 2002, ये सेम ईयर है जब उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है। खैर, तो उन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें कुछ चेंजेस किए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर क्या क्या चेंज किए, देखो, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब जैसे तुम्हारे लोकसभा में लोग बैठते होंगे, अभी राहुल गांधी जी नहीं बैठ पाएंगे दुर्भाग्य से, तुम्हारे लोकसभा में लोग बैठते हैं, तुम्हारी पार्लियामेंट को। अब प्रेसिडेंट का, मुशर्रफ साहब का शक्ल देख लो एक बार इनकी, इनका कभी मन नहीं करेगा तो क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे, ही विल डिसमिस दी असेंबली कि मेरे को पसंद नहीं है, सब मंत्रियों को निकाल देंगे, सब MLA MP सबको डिसमिस कर सकते हैं, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। सो ही कैन, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस बोथ द नेशनल एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। ये एक प्रोविजन था इसमें। दूसरे और कौन कौन से प्रोविजंस थे, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट बाय सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जैसे मैंने बताया। एक NSC करके बनाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स होंगे सारे। उनका क्या काम था, ये जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है उसी को सिविलियन काउंसिल का है।
पाकिस्तानी पार्लियामेंट का काम देखते रहे, उनको लगेगा कुछ ठीक नहीं कर रहे तो उनको दाब देंगे वहीं पे। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा किसको, सिविलियन कैबिनेट को। कैबिनेट मतलब होता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। ये सब कानून में बदलाव करने के बाद बेसिकली देखो, उन्होंने पाकिस्तान राष्ट्रपति बनने के बाद रेफरेंडम से खुद को 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड, लॉक इन पीरियड देने के बाद क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क निकाला। उसके तहत क्या क्या किया उन्होंने, कुछ अमेंड किए, कुछ बदलाव किए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पहला कि अब प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि इट कैन डिसमिस द स्टेट एंड द नेशनल असेंबली एनी टाइम ही वांट्स टू। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने ये किया कि डिसमिस वाला समझ गए, दूसरा कि द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट विल नाउ बी सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज हेवीली डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री जनरल्स या द मिलिट्री ऑफिसर्स। ये 2 चीजें उन्होंने की, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान में चुनाव हुए, नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर के लिए चुनाव हुए होंगे, लेकिन उन मिनिस्टर्स के पास, उन एमएलएस एमपीस के पास कोई खास पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान की फौज ने अपने पास ही मेन पावर रखी थी। दिस इज द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इस केस स्टडी से आपने क्या सीखा, इसके ऊपर मैं आऊंगा। पहले आप मुझे बताइए कि केस स्टडी हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑडिटोरियम नहीं है साहब जहां पे आप आंसर सुन के चले गए। अभी याद करना है शुभम सर के स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो हमको बताते हैं कि अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, मैं पीएम लिख रहा हूं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक जीपीएम, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक मिलिट्री कू किया पाकिस्तान में। उससे क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया। क्या कर दिया? उसको ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपको लिखना होगा तो लिखिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। कू होगा तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी, ठीक है। फिर मुझे सीईओ से याद है, सीईओ से अपने आप को पहले इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। पहले इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अराउंड 3 साल बाद, अराउंड 2002 में, 99 में ये हुआ था, उसके 3 साल बाद अराउंड 2002 में इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। फिर क्या किया, आप कह सकते हो एक रेफरेंडम लेकर आइए जिसके तहत प्रेसिडेंट को क्या मिला, प्रेसिडेंट को 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड या इसको लॉकिंग पीरियड भी कहते हैं। प्रेसिडेंट को 5 साल तक का एक्सटेंशन पीरियड या लॉकिंग पीरियड मिल गया, ठीक है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव खुद को डिक्लेयर किया, फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। उसके बाद इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर के आइए। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से क्या हुआ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया इन्होंने, अमेंड किया यानी कि पाकिस्तान के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब वो क्या क्या बदलाव थे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रेसिडेंट अब क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। प्रेसिडेंट कुड नाउ डिसमिस बोथ स्टेट एंड नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। याद रखिएगा, नेशनल को नेशनल कहते हैं, स्टेट को कभी कभी वो प्रोविंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार बुक में लिखा होता है कुड डिसमिस बोथ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो जब भी प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है ना, असेंबली की स्पेलिंग गलत है, स्टेट असेंबलीज, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी प्रोविंशियल असेंबली के बारे में बात हो रही है तो मतलब राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति कभी भी केंद्र और राज्य सरकार को डिसमिस कर सकता है, गिरा सकता है। ये था। दूसरा, उन्होंने एक एनएससी बनाया,
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम क्या था, टू सुपरवाइज द सिविलियन कैबिनेट। जो सिविलियन कैबिनेट था उनको सुपरवाइज करना, ये किसका काम था, ये था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, ये चेंजेस उन्होंने किए थे। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है, और मतलब बहुत अल्टीमेटली बहुत इन्होंने तानाशाही लाई, और जीपीएम यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही पाकिस्तान में अल्टीमेट पावर थी और किसी के पास नहीं थी। तो दिस इज एक्चुअली द केस स्टडी ऑफ द एंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आपको कथा समझ में आ गई होगी। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के केस से हमने क्या सीखा कि पाकिस्तान में नाम के लिए चुनाव तो हो रहे हैं पर लोगों के पास पावर नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे सेंट्रल और स्टेट असेंबलीज को यानी कि केंद्र और राज्य सरकार को गिरा सकता है। जो कैबिनेट है उसका काम कौन, एनएससी सुपरवाइज करती है, मिलिट्री जनरल उसमें उंगली करते रहते हैं बीच बीच में, मतलब उसको वो लोग काम नहीं करने देते उनको अपने तरीके से। तो इससे हमें पता चला कि पाकिस्तान ऑन पेपर डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, पर सिर्फ इलेक्शन होना डेमोक्रेसी के लिए सही क्राइटेरिया नहीं है। यहां से हमें फर्स्ट फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का कि मेजर डिसीजंस उसमें इलेक्टेड लीडर्स को लेने चाहिए, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। Alright, you got it? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. लोकतंत्र में देखो पाकिस्तान का केस पता है, सीबीएसई बहुत अच्छी है, केस से तुम्हें याद आएगा। पाकिस्तान के केस में क्या था, चुनाव होते थे, जिनको चुना उनके पास कोई पावर नहीं है, तो जिन्हें चुना गया हो उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए, ना कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर के पास। सो फर्स्ट में आप कह सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो ये है कि इन अ डेमोक्रेटिक द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। अब मैं आपको एक कार्टून दिखाऊंगा जो आपकी इमेज में है, उससे आपको थोड़ा सा सीखना होगा कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की बात हो रही है। पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, क्या पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसी को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। याद रखिएगा, लैटिन अमेरिका में मेक्सिको को भी इंक्लूड, ये जनरल नॉलेज के लिए आपको याद नहीं रखना है, बस सुन लीजिए एक बार। मेक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। हालांकि मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन मेक्सिको को और पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, इन दोनों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो लैटिन अमेरिका इन शॉर्ट पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें अर्जेंटीना, चिली, ये सारे देश जिस कॉन्टिनेंट में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे ही है। तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और मेक्सिको, ये लैटिन अमेरिका आता है। तो ये डायग्राम जो है लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका और मेक्सिको के कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? ऑफ कोर्स इट डज। पाकिस्तान की सिचुएशन में भी ये गन वाला आदमी जो मिलिट्री है, इसने डेमोक्रेसी के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, इट अप्लाइज ऑन पाकिस्तानी सिचुएशन। थिंक ऑफ अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई। इसके अलावा जैसे ईरान में आप कह सकते हो, पाकिस्तान में हो गया, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लिख देना। ऐसे देशों में ये बिल्कुल लागू करता है जब बंदूक की पावर है, डेमोक्रेसी कचरे के डब्बे की तरह है। ठीक है, मतलब कचरे का डब्बा तो ये है पर डेमोक्रेसी कचरा है क्योंकि उसे इसमें डाला गया है। सो ये कार्टून जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब आप चाइना का केस देखेंगे, जैसे फटाफट है, छोटा छोटा केस स्टडी से साहब। पाकिस्तान का केस तो थोड़ा बड़ा भी था, बाकी देशों का केस और छोटा छोटा है। ठीक है, चाइना के केस में वो आपको क्या बताते हैं, इन चाइना, ये चाइना की पार्लियामेंट है, इतने सिस्टमेटिक ऑर्डर से ये लोग बैठते हैं। भारत के पार्लियामेंट की तरह कोई टेबल कुर्सी यहाँ पर नहीं फेंक सकता, या कोई नेता स्पीच दे रहा है तो बगल से लोग मतलब असभ्यता की तरह कुछ ना कुछ चिल्लाते रहते हैं। अभी लोकसभा टीवी देख लो, कोई नेता अगर सही बात भी कर रहा है, चाहे रूलिंग या ऑपोजिशन का, पीछे से चिल्लाते रहेंगे, डिस्करेज करते रहेंगे, अजीब ही लोग हैं। खैर ध्यान दो तुम यहाँ पे, तो ये संसद है, ठीक है, यहाँ काफी सिस्टम चलता है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। भारत की तरह ही हर 5 साल में चाइना में भी चुनाव होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे लोकसभा है, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा नहीं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संसद भवन, है ना। जैसे पार्लियामेंट को हमारे यहाँ संसद भवन बोलते हैं, वैसे चाइना में पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं।
और अगर अमेरिका जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, जो बाइडेन जहां के राष्ट्रपति है, तो वहां पे पार्लियामेंट को सिर्फ कांग्रेस कहा जाता है ना। कितनी अजीब बात है ना, कांग्रेस आपके यहाँ एक पार्टी का नाम है, अमेरिका में अमेरिका की संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है, और चाइना में चाइना की जो संसद है, वो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका की चाइना की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस, अमेरिका की संसद को ये, और एनीवेज ये याद नहीं रखना है, अगेन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये चाइना की संसद का नाम है। ठीक है, वहां पे भी साहब सीधी सी बात है, चाइना की संसद में भी भारत की तरह हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ठीक है, दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, ये जो भी लोग चुन के आते हैं। ठीक है, हजारों लोग, करीब 3000 लोग चाइना की संसद में बैठते हैं। आपके यहाँ कुछ 542 सांसद होते हैं, यहाँ 3000 सांसद होते हैं, क्योंकि चाइना आपसे साइज में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अराउंड 3000 कैंडिडेट्स होते हैं, ये 3000 लोग मिलकर प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 3000 लोग पूरी चाइना से चुन के आते हैं। कुछ लोग इसमें से आर्मी भी चुनती है, कि चाइनीज आर्मी के इन 3000 में से कुछ मेंबर्स, मान लीजिए कि 3000 में से 300 लोग आर्मी चुनती है, तो 2700 लोगों को चाइना के लोग चुनते हैं, 300 लोगों को आर्मी चुनती है। ठीक है, तो बेसिकली चाइना का पहले ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इसके केस में क्या रॉन्ग है ये भी आपको बताएंगे। चाइना की जो संसद है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। 3000 मेंबर्स की संसद होती है इनकी, है ना, यही लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। और चाइना की संसद में कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो चाइनीज आर्मी सेलेक्ट करती है। ठीक है, चाइनीज मिलिट्री या चाइनीज आर्मी आप लिख सकते हैं। ये अभी तत्कालीन चाइना के राष्ट्रपति हैं, आपको पता है। ठीक है, और चाइना के केस में क्या है, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, देखिए इसी चाइना इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वन पार्टी स्टेट या वन पार्टी सिस्टम। यूएसए और यूके यहाँ 2-2 पार्टियां हैं खाली, भारत में मल्टी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है। खैर, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि चाइना आप कह सकते हो कि यहाँ पे लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है। चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, हर बार सरकार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाती, इनके अलावा कोई और सरकार नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है, तो साहब एक ही पार्टी है। हाँ, उस पार्टी के उम्मीदवार बदलते रहते हैं, लेकिन इसी पार्टी की हमेशा सरकार बनेगी और इसी पार्टी का कोई ना कोई मेंबर राष्ट्रपति बनेगा, जैसे ये है। ठीक है, ये भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही है। ठीक है, और हाँ, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस द कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी को भी अगर चुनाव में लड़ना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसका अप्रूवल लेकर ही लड़ना है और इसके झंडे के अंदर ही लड़ना है। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया तो भले ही आपको कितने ही लोग चुना चाहते हो, आप चुनाव चाइना में नहीं लड़ सकते। ओनली दोज हु मेंबर इन कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन। देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही बड़ी पार्टी है, मैं ये कहूंगा। इसके अलावा चाइना में 8 और क्या है, स्मॉलर पार्टीज हैं। चाइना में 8 और छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन ये पार्टियां इसी को अपना सपोर्ट देके रखी है। सभी पार्टियों ने इसी पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को ही अपना आप समर्थन देके रखा है। तो सरकार तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। आपको चाहे इस पार्टी से या इन 8 पार्टियों से, आपको अगर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर अप्रूव नहीं किया तो आप चाइना में चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। इतना ही चाइना का केस है। चाइना के केस में समस्या क्या है कि एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हारो जीतो वो बात की बात है, चुनाव लड़ने से पहले भी तुम्हें उसी पार्टी की अनुमति लेनी है। अगर वो पार्टी चाहेगी तो तुम चुनाव लड़ सकते हो, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ सकते। चाइना में एक ही मेजर पार्टी है, जो भी चुनाव लड़ता है अल्टीमेटली उसको उसी पार्टी के झंडे के तले चुनाव लड़ना पड़ता है। तो ये वन पार्टी सिस्टम, ये मोनोपोली जो है, ये चाइना की प्रॉब्लम है। दिस इज एंटायरली द चाइनाज केस। चाइना के केस में हमने क्या क्या देखा, उनकी संसद को क्या कहते हैं, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसमें 3000 लोग हैं और उसमें कुछ मेंबर्स जो है मिलिट्री चुन करके भेजती है। चाइना में कोई भी अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी को भी अगर चुनाव लड़ना है तो पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, की सरकार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा
और कोई नहीं बना सकता। तो क्योंकि हर बार चाइना में एक ही पार्टी की सरकार बनती है तो उस पार्टी की मोनोपोली ये चाइना के साथ प्रॉब्लम है। बस इतना ही आपको पढ़ना है चाइना की केस स्टडी में। इसके अलावा आप थोड़ा सा आप देखोगे कि मेक्सिको में क्या हुआ, मेक्सिको की केस स्टडी क्या थी। ठीक है, याद रखिएगा चाइना और मेक्सिको दोनों की केस स्टडीज बुक में साथ में दी है, क्योंकि दोनों से हम एक ही कंक्लूजन निकालेंगे। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा बड़ा था, पहले वो अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू किया, उसके बाद खुद को क्या बना लिया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया खुद को, उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया 2002 में चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर प्रेसिडेंट, पहले मिलिट्री कू, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, उसके बाद क्या किया, सीईओ अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, फिर अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, फिर क्या है बनाया, फिर एक रेफरेंडम लेके आए थे प्रेसिडेंट बनाने के बाद, जिससे 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड या 5 साल का लॉकिंग पीरियड मिला। उसके बाद में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आए जिसके तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। द प्रेसिडेंट नाउ कुड डिसमिस बोथ नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज व्हेनेवर दैट गाय वांट्स टू, ऐसा मत लिखना, ऐसे लिख देना, could dismiss, president could dismiss both the national and state assemblies, है ना। The civilian cabinet was administered, yet was monitored by a national security council heavily dominated by the military generals। ये सारी चीजें आपने उसमें देखी होगी। तो इतना ही था साहब वो उसने, और अल्टीमेट पावर उसके पास थी। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सारे केसेस इससे बहुत छोटे हैं। पाकिस्तान के केस से हमने क्या सीखा, एक फीचर क्या पता चला पाकिस्तान के केस से, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। जिन्हें लोगों ने चुना है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए। बार बार बोलना है, अभी याद करके जाना है। मजाल है कि कोई ये 2-2.5 घंटे का वीडियो देखने के बाद रिवाइज करने बैठे, अभी याद करेंगे। ठीक है, क्या सीखा पाकिस्तान के केस से कि पहला फीचर भी जो था डेमोक्रेसी का, ठीक है, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। अब चाइना का केस में हमने क्या देखा, रिवाइज करते हैं। चाइना के केस में देखा कि हाँ चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है, चाइना की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, है ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, और उसमें 3000 लोग हैं, उसमें कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करती है। हर बार गवर्नमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। किसी को चाइना में चुनाव लड़ना है तो पहले उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये परमिशन लेना पड़ेगा। चाइना में 8 और छोटी छोटी पार्टियां हैं, पर वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती हैं। तो चाइना में क्या है कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये प्रॉब्लम है। अब तुम देखोगे मेक्सिको का केस क्या है, और चाइना और मेक्सिको दोनों के केस में क्या सिमिलैरिटी है वो मैं बताऊंगा, और उससे हम एक दूसरा फीचर निकालेंगे। मेक्सिको के केस में साहब एक प्रिया राय, आप ऐसे किसी लड़की का नाम ऐसे तो नहीं लेना चाहिए, पर इससे आप याद रख सकते हैं। प्रिया राय से मैं क्या पकड़ लेता था, प्रिया राय से मैं PRI समझ लेता था। PRI नाम की पार्टी थी, प्रिया राय नाम की पार्टी नहीं थी बेवकूफो, PRI नाम की पार्टी थी। क्या यहां दिख रहा होगा आपको, PRI, ठीक है। अब PRI हम इसको लिखते तो हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म उल्टा है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो फुल फॉर्म लिखने के चक्कर में जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो फुल फॉर्म पीछे से शुरू करते हैं। ये अब ये पता नहीं पार्टी मेक्सिको की है, वहां पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि जब आप फुल फॉर्म लिखेंगे पार्टी का तो आपको I से स्टार्ट करना है, इंस्टीट्यूशनल, R से रेवोल्यूशनरी, P से पार्टी। तो प्रिया राय नाम की यानी कि PRI नाम की पार्टी थी मेक्सिको में, ठीक है। 1930 में मेक्सिको को आज़ादी मिल गई भारत से करीब 17 साल पहले, ठीक है। और कंट्री में कभी किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं, या कंट्री में डेमोक्रेसी रही, कभी किसी मिलिट्री रूल या कोई डिक्टेटर रूल नहीं आया। बट अंटिल 2000 पर 2000 से, सन 2000 से लेकर के काफी लंबे समय तक जब ये बुक प्रिंट हुई थी, तब तक हमेशा प्रिया राय नाम की यानी कि PRI नाम की पार्टी ने ही सरकार बनाई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हमेशा गवर्नमेंट कौन बनाता था, हमेशा गवर्नमेंट PRI वाले बनाते थे, हमेशा, ठीक है। और भी ऑपोजिशन पार्टीज चुनाव लड़ती थी, पर कई साल तक लाइन से कई चुनाव हमेशा PRI पार्टी जीतती आ रही थी। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत पॉपुलर पार्टी है, पर असल में सच ये है कि PRI क्या करते थे, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे, छल कपट करते थे बहुत, ठीक है। जैसे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन, इनके छल कपट के 2-3 उदाहरण। पहला, जैसे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसको PRI की पार्टी मीटिंग, अपने ऑफिस की मीटिंग हो तुम करते रहना,
पार्टी मीटिंग पीआरआई का मेंबर बना लेते थे एक तरीके से। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे छोटा सा टीचर हो या क्लर्क हो या बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सबको कंपलसरी पीआरआई की पार्टी मीटिंग अटेंड करनी है। दूसरा, टीचर्स फोर्स करते थे, मेरा बच्चा है, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, बेटा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा है, तो उस स्कूल की टीचर बोलेगी ठीक है रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, पर 2 महीने बाद चुनाव है, आपको पता है ना पीआरआई को ही वोट करना है, आप पीआरआई को वोट कीजिए, आपके बच्चे का 85 और 90 हो सकता है, उसके लिए हम उसको अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे, आप अच्छी सरकार लाएंगे तभी अच्छा हो पाएगा, आप पीआरआई पार्टी को ही वोट दीजिए। मतलब टीचर्स मैनिपुलेट करती थी, फोर्स करती थी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स उनके पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि पेरेंट्स पीआरआई को ही वोट करें। ये दूसरा उनके छिछोरेपंथी का सबूत। तीसरा, मीडिया को भी वो जेब में लेकर के घूमते थे। कौन सी मीडिया चाहिए? अच्छा ये वाली, अच्छा रुको, ये अच्छा इसमें है समझ रहे हो? तो मीडिया जेब में लेके घूमते थे। मीडिया इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। यानी कि देखो, मीडिया ऑपोजिशन पार्टी को कुछ भी अच्छा कर ले उनको क्रिटिसाइज ही करती थी, ठीक है। तो ये है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वे शिफ्टेड। देखो अब इसमें से 5 चीजें दी है ना, तुमको 3-4 ही याद रखना। बुक में 10 चीजें दी जाती है ना, तो हमको 3-4 ही याद रखनी होती है। यहाँ क्या कहते हैं, अब मानो उनको लगता है कि सातारा में हम चुनाव हार सकते हैं, 10 बजे से वोटिंग पड़नी है, 9 बजे अधिकारी आएगा, बोलेगा कि 9 बजे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देना, 10 बजे से वोटिंग है, 9 बजे अब लोग लाइन लगाते हैं वोट करने के लिए, तो 9 बजे क्या करना, पोलिंग बूथ सातारा से हटा करके वो लाम सावली में रख देना, लाम सावली में बोलना वहाँ है। अब एकाएक कोई थोड़ी सातारा से लाम सावली जाएगा। क्यों करते थे? जब भी उनको लगता था चुनाव हारने वाले, पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देते थे 9 बजे भी अगर ज़्यादा लगता था, एक काम करो 9:55 को बताना अरे समझ रहे हो, 5 मिनट पहले पोलिंग बूथ शिफ्ट हो गया, हाँ वो अर्जेंट में मैसेज आया था, हम आपको बता नहीं पाए। अब जो भी लोग थे सातारा वाले वो निराश हो गए। वहाँ लाम सावली में पीआरआई वाले अंदर चाय पी रहे हैं, है ना, और फिर अपने मर्जी से सब बैलेट पेपर पे पीआरआई का ही धप्पा लगा रहे हैं। अरे समझ रहे हो ना? तो पीआरआई पार्टी यही करती थी। लास्ट मोमेंट पे कई बार ये तब किया जाता था जब मानो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हारने वाले, तो लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे ये लोग, किसमें? इलेक्शन कैंपेन्स में। जहाँ जाओगे मतलब गाड़ी पे लेकर के पूर्वा पछुआ कहता, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ जाओगे गाड़ी पे इन्हीं के चुनाव की रैलियाँ चल रही है, इन्हीं का आपको पोस्टर दिख रहा है ना, टीवी पे यात्रा कर रहे हैं ये, यहाँ से वहाँ इनके नेता। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते थे ये लोग, हद से ज़्यादा। यात्रा करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, काफ़ी पैसा खर्च करते थे ये लोग पीआरआई वाले, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये किसका केस स्टडी है? ये केस स्टडी है मेक्सिको का। मेक्सिको की केस स्टडी में कथा क्या कहती है? मेक्सिको केस स्टडी में कथा ये कहती है कि मेक्सिको को कब आज़ादी मिली हमको फ़र्क नहीं पड़ता, इन दी 20th सेंचुरी लिख देना कि इन द 20th सेंचुरी मेक्सिको को आज़ादी मिली थी, और मेक्सिको कभी भी किसी मिलिट्री या किसी डिक्टेटरशिप रूल के अंडर नहीं गया। बट सिंस द ईयर 2000 द गवर्नमेंट वॉज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ओनली वन पार्टी, दैट इज द पीआरआई पार्टी, और ब्रैकेट में लिख देना इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। एंड फिर लिख देना दिस पार्टी यूज मेनी डर्टी ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्टेड द इलेक्शंस बट दे नेवर वॉन, पीआरआई यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। अब जैसे बुक में 10 चीजें दी है, मैं तो मेरे को कोई भी 2-3 जो याद आया माइंड में। जैसे मुझे पहली क्या चीज याद आ रही है कि जैसे मुझे अगर लास्ट पॉइंट भी पहले याद आ जाए तो मैं वो लिख दूंगा। जैसे पीआरआई वाले क्या करते थे, बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे, तो बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे अपने इलेक्शन कैंपेन्स में। कहाँ खर्चा करते थे? अपने इलेक्शन कैंपेन्स में पीआरआई वाले बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे, ठीक है। ये एक है। और क्या याद आ रहा है? लास्ट में पोलिंग बूथ जो होता था, लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ जो है शिफ्ट कर दिया करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? हाँ, मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, मैं खुद भी कई पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे पेरेंट्स को लेकर आया हूँ, तो मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, मेरे पेरेंट्स को फोर्स करते थे, किसको? पीआरआई को वोट करने के लिए। कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते थे। मुझे ये भी याद आ रहा है गवर्नमेंट के नाम से कि अगर मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे कंपलसरी क्या करना है? पीआरआई की पार्टी मीटिंग अटेंड करनी है। क्या करना पड़ेगा? पीआरआई की पार्टी मीटिंग मुझे अटेंड करनी है।
फिलहाल तो मुझे यही 4 आ रहा है, और कुछ हम भूल रहे हैं क्या? PRI की पार्टी मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ, जो मैंने जेब में लेके घूमने का एग्जाम्पल तुमको बताया था, उससे याद रखना कि लोग क्या करते थे, मीडिया जो है जेब में लेकर के घूमते थे। मीडिया PRI को क्या बोलती थी, बहुत अच्छी पार्टी है, और जो भी ऑपोजिशन लोग हैं उनको बोलते थे बहुत खराब पार्टी है। तो ये सब 4-5 चीज़ें मुझे याद आ रही, इनमें से कोई भी 4 तुम याद कर लेना। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से मैं भी कुछ भूला हूँगा, पर प्रमुख तौर पे ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। आप कह सकते हो कि इन मेक्सिको द गवर्नमेंट वॉज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय PRI। कब से हो रहा था ये? सिंस 2000, ठीक है, सिंस 2000 यही हो रहा था। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की ही सरकार बन रही थी। क्लियर है? अब ये था किसका? पूरा का पूरा ये केस था मेक्सिको का था। दोनों ही, चाइना के और मेक्सिको के केस में क्या होगा, एक ही पार्टी, वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनका दबदबा, हाँ यहाँ पे PRI पार्टी इनका दबदबा। तो इससे हमें डेमोक्रेसी का एक और सेकंड फीचर क्या पता चलता है, ये कुछ बेसिक इमेजेस है। सेकंड इमेजेस मिलता है कि देखो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। एनीवेज फीचर क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या ये फीचर है आपका? अ डेमोक्रेसी must be based on free and fair election where those currently in power must have a fair chance of losing it। कि अगर मैं अभी, जैसे मानो कांग्रेस की सरकार थी आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस हार सकती थी और हार गई है, बीजेपी आई है। बीजेपी भी हार सकती है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार आप सत्ता में जो भी करंटली इन पावर है उसका भी फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का। वो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार सरकार बन गई तो पुश्तों तक आप ही राज करते आओगे, ठीक है, कि देश को मानो आज़ादी मिली, मानो 1947 में आज़ादी मिली और तो मानो 1960 तक आप ही राज करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वहां पे ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में दोज करेंटली इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, ये क्या हो गया, PRI पार्टी और आप कह सकते हो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चाइना और मेक्सिको के केस से हमने ये चीज़ें समझी है। ठीक है, ये सेकंड फीचर है। अब अगेन मैं आपको एक और कार्टून दिखाऊंगा जो आपकी बुक में है, और उसकी भी, उससे जो बोर्ड में मतलब एग्जामिनेशन में आ सकता है, और उससे रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उनका जवाब दूंगा। ये कार्टून अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कोई है, कपड़ा उपड़ा पहनाया तो इंसान वाला है, पर अंदर पैसे का बोरा है। तो बहुत सारी पैसे की बोरियों को एक के ऊपर इकट्ठा कर दिया है और इंसान जैसे कपड़े पहनाने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन क्या है, दिस कार्टून, ये बुक की लाइन है, दिस कार्टून वॉज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिकन यानी कि अगेन साउथ अमेरिका की बात हो रही है। व्हाट डू मनी बैग्स सिग्निफाई हेयर? मनी बैग्स, ये पैसे की जो गठरी है, क्या सिग्निफाई करती है कि डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में पार्टीज बहुत पैसा खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल द PRI पार्टी, ये पॉइंट में भूल गया था, नहीं लिखा था मैंने, PRI पार्टी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन इट्स इलेक्शन कैंपेन्स। द PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी इन मेक्सिको यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। साथ ही साथ इसका एक मतलब तो ये है कि डेमोक्रेसी के चुनाव में पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं, है ना, इलेक्शन कैंपेन्स में। इसका एक दूसरा मतलब यह है कि सरकार को भी इलेक्शंस करवाने के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं वो शायद डेमोक्रेसी को उतना अच्छे से फॉलो नहीं करवा पाए, क्योंकि इतनी सारी वोटिंग मशीन लेकर के आना, इतने सारे लोगों से वोट करवाना, ठीक है, वोटिंग करते वक्त जो ड्यूटी कर रहा है उसको सैलरी देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो गवर्नमेंट को भी काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। और ऑफकोर्स जो इसका पहला इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि पार्टीज जो है आंख बंद करके इलेक्शन कैंपेन्स में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। दूसरा, कुड दिस कार्टून बी अप्लाइड टू इंडिया? एब्सोल्युटली इट कैन बी। भारत में भी कई पार्टियां बहुत पैसा खर्च करती हैं चुनाव में। एनीवे, सेकंड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी का केस तुम देखोगे, ये और भी छोटे केसेस हैं। जैसे पाकिस्तान का केस सबसे बड़ा था, चाइना और मेक्सिको का केस स्टडी छोटा सा ही था, इनका केस स्टडी और छोटा है, एक एक लाइन का है साहब। सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी। ठीक है, सऊदी अरेबिया में आप जैसे बुरखा पहन के कुछ देवी जी को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो औरतें हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। वोटिंग राइट तो छोड़ो, इनको काफ़ी समय तक ड्राइविंग लाइसेंस भी इनका नहीं बनता था, अंटिल 2015।
ठीक है ना। 2015 में तुम पता नहीं, तुम मतलब तुमने होश संभाला नहीं होगा, तुम अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, मतलब 2015 कोई बहुत पुराना नहीं है, यानी कि 2015 को इनको वोटिंग राइट मिले। अंटिल 2015, 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। एस्टोनिया, ये रशिया के आसपास का देश है, यहाँ पे रशियन माइनॉरिटी के लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत मुश्किल होता था। हजारों में से कोई मुश्किल से 1-2 रशियन माइनॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनको वोटिंग राइट होगा, वरना एस्टोनिया ने अपने कानून इस तरीके से बनाए थे कि रशिया से उनको बहुत नफरत है, जैसे भारत से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानियों से भारत को, तो एस्टोनिया के लोगों को रशिया से बहुत नफरत है। तो उन्होंने कानून ऐसे बनाए कि अगर तुम रशिया से हो तो तुमको हमारे यहाँ वोटिंग कार्ड मिल ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया होगा, हो सकता है उस रूल को बाईपास करके मुश्किल से एक आध कुछ होंगे रशियन माइनॉरिटी के लोग जिनके पास होगा, अदरवाइज एस्टोनिया ने अपने रूल्स को इस तरीके से कड़ाई की उसमें कि रशियन माइनॉरिटी पीपल फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ये हो गया सऊदी अरेबिया, हो गया एस्टोनिया। फिजी क्या है, फिजी में क्या हुआ, द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच अ वे दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। देखो, अगर तुम फिजी में दूसरे देश से आकर के बसे हो, जैसे इंडिया से तुम फिजी चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, फिर तो अब तुम वहां के नागरिक बन गए, अब तुम वोट करोगे, तो तुम्हारे वोट को हो सकता है कि वो कितना काउंट करेंगे, 0.5 ही काउंट करेंगे। और कोई फिजी का ही नागरिक है, नागरिक यानी कि नागरिक तो तुम भी हो, लेकिन जिसके पूर्वज फिजी से ही हो, तुम तो दूसरे देश से आए हो, भारत से मानो तुम्हारे पूर्वज आए थे और बस गए, तुम तो फिजी के नहीं हो, तुम दूसरे देश से आके यहाँ बसने वाली पब्लिक हो, तो तुम्हारे वोट की वैल्यू कम होगी, और जिसकी मतलब पूर्वज फिजी में ही रहे हैं हमेशा से, उसके वोट की वैल्यू तुमसे ज्यादा होगी। जैसे तुम्हारे वोट की वैल्यू 0.5 और इंडिजीनियस फिजियन के वोट की वैल्यू 1। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि फिजी ने ऐसा किया कि फिजी में जो लोग बाहर से आके बसे थे उनकी वोट की वैल्यू नेटिव फिजियंस के मुकाबले काफी कम होगी। ये फिजी का सिस्टम था। तो अब इन तीनों केस स्टडीज को मिला के हम एक और फीचर देखेंगे डेमोक्रेसी का कि हमने क्या सीखा। पहले हमने पाकिस्तान का केस देख करके ये सीखा कि पाकिस्तान के केस में चुनाव होते तो है पर पावर तो वो मिलिट्री जनरल मुशर्रफ के पास है। तो हमने ये सीखा कि पहला फीचर की डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा, हमने चाइना और मेक्सिको में देखा कि यहां एक ही पार्टी सरकार चलाती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई पार्टी। इससे हमने सीखा कि वेयर दोस करंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, प्लस वेयर दोस करंटली इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। अब इन तीनों के केस से सऊदी अरेबिया का केस क्या था, सऊदी अरेबिया का केस था विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे 2015 तक। एस्टोनिया में जो लोग साहब रशियन माइनॉरिटी से आते हैं उनको वोटिंग राइट मिलना बहुत मुश्किल है। और फिजी में जो नेटिव फिजियन है, इंडिजिनियस फिजियन है, उसके वोट की वैल्यू बाकी जो लोग बाहर से आके बसे हैं जैसे इंडियन फिजियन उनसे ज्यादा है। ठीक है, अब इन तीनों से हमने क्या सीखा, यहां हम ये कार्टून में बाद में बताऊंगा। यहां हमने डेमोक्रेसी का एक और फीचर सीखा और वो क्या है, इन अ डेमोक्रेसी, तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के वोट की ये वैल्यू है और किसी के वोट की ये वैल्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी में हर एडल्ट के पास वोट का अधिकार होना चाहिए और हर किसी के वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव 1 वैल्यू। ईच एडल्ट सिटीजन शुड हैव 1 वोट। ऐसा नहीं है कि किसी को, ये प्रधानमंत्री है ना, इनको काम करो 10 वोट दे दो, ये एक बार बटन दबाएंगे उसको 10 गिनेंगे, ऐसा नहीं है। ईच एडल्ट सिटीजन शुड हैव, कोई भी हो, शुड हैव 1 वोट and each vote should have 1 value। ठीक है, each adult citizen should have 1 vote and each vote should have 1 value। ठीक है, तो बेसिकली 1 person 1 vote वाला कॉन्सेप्ट है। ये हमने कहाँ से सीखा, ये हमने सीखा था बेसिकली ये हमने सीखा था सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी से। ठीक है, फीचर समझ गए। अब इस कार्टून को देखना जरा। ये कार्टून क्या है, यहाँ पे सीरिया में डेमोक्रेसी, सीरिया का कोई केस स्टडी आपको नहीं दिया है, बस कार्टून में इसका जिक्र है, तो इसको आपको याद नहीं करना है, बस कार्टून का मतलब समझ जाइए
कि एक डेमोक्रेसी आना चाहती है सीरिया देश के अंदर, बाहर ये गार्ड बोल रहा है कि पहले हमारी पार्टी ज्वाइन करो उसके बाद ही तुम आ सकती हो। खैर, सीरिया, बुक में क्या लिखा है, सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। इसमें कौन है, द रूलिंग बाथ पार्टी करके है यहाँ पे एक, एंड सम ऑफ इट स्मॉल अलाइज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री, ठीक है। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मेक्सिको? एब्सोल्युटली। चाइना में भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी थी, मेक्सिको में भी पीआरआई थी, यही दो पार्टी सरकार बनाती थी। चाइना में तो ऐसा था कि अगर तुमको चुनाव लड़ना भी है तो भी तुम्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी यही हो रहा है, डेमोक्रेसी को अंदर आने से पहले इनकी पार्टी है, यहाँ तो बाथ पार्टी है, अल बाथ पार्टी, वो पार्टी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्राउन ऑफ लीव्स की तो क्या सिग्निफाई करता है, वो एक कंप्लीट सर्कल सिग्निफाई करता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली डेमोक्रेसी, क्राउन ऑफ लीव्स ऐसे बेसिकली विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेवरी को भी रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग मीनिंग होते हैं उसके। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इट सिग्निफाइज अ कंप्लीट सर्कल कि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, पर यहाँ पे आकर के डेमोक्रेसी के पास वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राउन ऑफ लीव्स हैं, क्राउन ऑफ लीव्स जो इन्होंने पहना है, यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं इंक स्विच करता हूं, यहाँ पे क्राउन ऑफ लीव्स रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को। किसको रिप्रेजेंट करता है, विक्ट्री को। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में अराउंड है ना, क्राउन मतलब ये ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मोटी तौर पे इसका मतलब है कि क्राउन ऑफ लीव्स विक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में विक्टोरियस है, पर इस देश में इसको आने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस इसके ऊपर लगाए गए हैं कि डेमोक्रेसी इज वर्ल्ड वाइड फेमस, इट इज एक्सेप्टेड बाय मेनी कंट्रीज बट नॉट बाय ऑल, ठीक है। कि डेमोक्रेसी इज फेमस एवरीवेयर बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो बेसिकली डेमोक्रेसी हर जगह विक्टोरियस है, पर फिर भी हर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे सीरिया नहीं करता। सो द क्राउन ऑफ लीव्स रिप्रेजेंट विक्ट्री, दैट डेमोक्रेसी इज विक्टोरियस एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जैसे एग्जांपल सीरिया, चाइना, मेक्सिको, मतलब बेसिकली यहाँ पे मेक्सिको में तो नाम के लिए डेमोक्रेसी है भी लेकिन नहीं है वहाँ पे। खैर, तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी इज विक्टोरियस एवरीवेयर बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है। तो ये इस कार्टून का मतलब है। अब यहाँ पे हम और एक कार्टून देखेंगे। तीसरा फीचर क्लियर है डेमोक्रेसी का, ईच एडल्ट सिटीजन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव 1 वैल्यू, 1 वोट 1 पर्सन वाला। यहाँ पे एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द ओनली 1 मैन। एंड ये सदाम हुसैन के बाद, सदाम हुसैन की रजीम को जब अमेरिका ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और सदाम हुसैन के मारे जाने के, मतलब मरा था या जेल में गया था क्लियर नहीं है, पर सदाम हुसैन के जाने के बाद जब दोबारा इलेक्शंस कराए गए थे तो उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, इराक का कार्टून है, सदाम हुसैन याद रखिएगा ईरान से नहीं इराक से थे। इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सदाम हुसैन से रिजीम वाज ओवरथ्रोन, ही इज शोन बिहाइंड द बार्स, ये सदाम हुसैन है यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कार्टून इज सेइंग हियर, कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून शोन इन दिस चैप्टर। वो मैकडोनल्ड्स के जैसा आपको बोर्ड दिख रहा होगा, कुछ यूएस के जवान है, वो आगे आपको लगा होगा, वो मैंने स्किप कर दिया, वो आगे प्रेजेंटेशन में कवर होगा, तब मैं इसका आंसर दूंगा आपको। फिलहाल व्हाट इज द कार्टून इज सेइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इमेज को ध्यान से देखिए। जब आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि इसका जिक्र वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कार्टूनिस्ट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अब सदाम हुसैन के जाने के बाद डेमोक्रेसी फाइनली इराक में आ गई है। याद रखिएगा, ईरान नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इराक, ठीक है, IRAQ। इराक में फाइनली डेमोक्रेसी आ गई है और अब इराक में 1 पर्सन 1 वोट वाला रूल जो है हो गया है, ठीक है ना, कि अब इराक में इक्वालिटी आ गई है, ठीक है। उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब पहले इक्वालिटी नहीं थी साहब, अब इक्वालिटी आ गई है, ठीक है। ऑलराइट, और इस कार्टून से आप क्या बना सकते हैं कि जैसे जो जेल में इराक में अभी इक्वालिटी आ गई, अच्छे दिन आ गए, पर जेल में जो सदाम हुसैन बैठा है, मिस्टर हुसैन, उनको ये बिल्कुल भी SH लिख देता हूँ, जो सदाम हुसैन जेल में बैठा है उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस इमेज में कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है कि फाइनली सदाम हुसैन की रजीम के ख़त्म होने के बाद इराक में अच्छे दिन आ गए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, जो आपको सही लगे, 1 पर्सन 1 वोट आ गया है, लेकिन
इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इस और जो इससे पहले वाला कार्टून है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर ही लेते हैं। आपके बुक में जो सबसे पहला कार्टून है उसमें आप देख रहे होंगे कि बड़ा सा ऐसा पोल है, ठीक है, उस पर लिखा है डेमोक्रेसी और एम बहुत बड़ा लिखा है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आइडिया दूं, तो कुछ ऐसा होगा कि DE और बड़ा सा M होगा और क्रेसी, ऐसे कुछ लिखा होगा। अब ये ऐसे लिखा है या ऐसा लिखा है मेरे को तो नहीं पता, पर ऐसे डेमोक्रेसी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को मॉक किया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे US सोल्जर्स हैं, अमेरिका के क्या है, बहुत सारे जवान हैं जो बड़ा सा पोल गिर रहा है तो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो उसको ले जाके सेटअप कर रहे हैं। तो उस वाले कार्टून में और इस वाले कार्टून में, उस वाले कार्टून में और इस वाले कार्टून में क्या अंतर है? देखो वहां पे क्या था कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरे देश की सेना को आकर के आपके देश में डेमोक्रेसी सेटअप करना पड़ रहा है। यहां पे क्या है कि यहां पे लोग खुद ही डेमोक्रेसी सेटअप कर रहे हैं, लोग खुद ही वोटिंग कर रहे हैं, और ये वोटिंग खुद इराक के लोग ही करवा रहे होंगे। वहां पे क्या है कि वहां पे डेमोक्रेसी आप कंडक्ट नहीं करा सकते, वहां पे दूसरे देश की सेना को आकर के आपके देश में वोटिंग कंडक्ट करानी पड़ रही है। यहां पे लोग खुद ही वोटिंग कंडक्ट करा रहे हैं और खुद ही डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे डेमोक्रेसी एंजॉय करने के लिए आपको किसी और की जरूरत है, ठीक है, ऑलराइट। अब जिम्बाब्वे का केस हम देखने वाले हैं कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, और कई लोगों को लगता होगा कि काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पर जिम्बाब्वे आज के टाइम पे ठीक ठाक डेवलपमेंट कर चुका है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। ये जो उनके लीडर थे, ये इन्होंने, आप कह सकते हो कि इलेक्शन, जब आज़ादी के लिए, आज़ादी से पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे में एक बहुत फेमस पार्टी थी ज़ानू PF, उनका एक बैच भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, खैर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। देखो वाइट लोग माइनॉरिटी में थे लेकिन हुकूमत करते थे इन काले लोगों के ऊपर। जैसे साउथ अफ्रीका में भी वाइट लोग कम संख्या में थे, ब्लैक लोग ज़्यादा थे, पर वाइट वालों की अलग एरिया होती थी, वहाँ पे वो अपार्थाइड चलाते थे। खैर वो तुमने कहीं सुना होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि वाइट लोग नंबर में कम है, माइनॉरिटी है, लेकिन गवर्नमेंट वाइट्स की ही बनती है। तो 1980 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, भारत से भी कई सालों बाद इनको इंडिपेंडेंस मिली। सिंस देन इट हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू PF। देखो जब इनको आज़ादी नहीं मिली थी वाइट माइनॉरिटी से, वाइट माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाइट लोग नंबर में तो कम थे लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे, ये लोग हुकूमत चलाते थे। वाइट माइनॉरिटी की हुकूमत से अराउंड 1918 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल गई। और जिम्बाब्वे को आज़ादी जब नहीं मिली थी तो आज़ादी के लिए बड़े बड़े आंदोलन, ये सब, जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी थी वैसे यहाँ पे ज़ानू PF थी, कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल में ज़ानू PF पार्टी थी। इनके जो ये ज़ानू PF पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये अपने आप में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इन्होंने बहुत कुछ किया था जिम्बाब्वे के लिए। अब कथा ये कहती है कि रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर तो थे पर उसके बावजूद भी वो ऑपोजिशन को अपने सामने टिकने नहीं देते थे, उनका गला घोट देते थे तुरंत ही। रॉबर्ट मुगाबे वॉज पॉपुलर लीडर, क्यों? क्योंकि वो तो आज़ादी से पहले आज़ादी के आंदोलनों में भी इन्हीं की पार्टी थी और यही लीडर थे। लेकिन फिर भी रॉबर्ट मुगाबे, यानी कि जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, वो बहुत गलत चीज़ें करते थे इलेक्शन में अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। ही हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे आज़ादी मिली उसके बाद से रॉबर्ट मुगाबे ही है। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, पर हर बार ज़ानू PF पार्टी ही इलेक्शंस जीती है। प्रेसिडेंट पॉपुलर है बट uses unfair practices in elections, changed the constitution many times to increase the power of president and made himself less accountable। दोस्तों मेरे हमदम, मेरे हमराज, अकाउंटेबल शब्द का अर्थ होता है आंसरेबल, कि राष्ट्रपति की जवाबदारी नहीं है। अब तुम कुछ भी पूछो, 250 करोड़ का घोटाला हो गया, हाँ मेरे को जवाब नहीं दे, ही इज नॉट आंसरेबल। तुम कोर्ट में नहीं जा सकते कि मैंने प्रेसिडेंट से पूछा, प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, प्रेसिडेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि लॉ में ही ऐसा कर दिया है कि द प्रेसिडेंट इज नाउ लेस एंड लेस अकाउंटेबल। उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। तो देखो रॉबर्ट मुगाबे, तुमको इतनी कहानी नहीं पढ़नी है, आप तो मर्म समझो। रॉबर्ट मुगाबे, मेरे को ये नहीं देखना है, तुम इसी को देख के बोलोगे क्या मर्म क्या है। रॉबर्ट मुगाबे कोई ज़ानू PF नाम की पार्टी थी, जेड से जिम्बाब्वे, जेड से ज़ानू, जानू जैसे तुमको याद रखना है। जैसे मेक्सिको की पार्टी प्रिया राय, PRI से हमने याद किया था, इसको जानू से याद रखना, जानू की कोई पार्टी थी, ठीक है। जिम्बाब्वे में जेड से जिम्बाब्वे, ये जेड वाला जानू है, जे वाला नहीं, ठीक है।
जेड से जिम्बाब्वे, जेड से जानू, जानू पीएफ करके एक पार्टी थी। उस पार्टी का जिम्बाब्वे की नेशनलिस्टिक स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल था। 1980 में अराउंड व्हाइट माइनॉरिटी से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली। या तुम व्हाइट माइनॉरिटी भी मत लिखना, तुम बस लिख देना अराउंड 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जानू पीएफ जो पार्टी है उसी की सरकार बनती रही और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर तो थे क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, जैसे कांग्रेस सबसे पुरानी, वहां पे जानू पीएफ सबसे पुरानी है, उसके लीडर थे। तो रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर तो थे बट ही यूज्ड मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शन। ठीक है, इसलिए वही लगातार इलेक्शन जीत रहे थे हर बार। साथ ही साथ कथा ये भी कहती है कि रॉबर्ट मुगाबे ने, प्रेसिडेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिससे दो चीजें हुई। नंबर वन, आप कह सकते हो इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा मुशर्रफ ने किया था। वो तो क्या था, पहले अपने आप को उन्होंने, पहले देखो मिलिट्री कू किया मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में, उसके बाद अपने आप को सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया कंट्री का। उसके बाद अपने आप को 2002 में प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, एक रेफरेंडम पास किया जिससे 5 ईयर एक्सटेंशन पीरियड या 5 ईयर लॉकिंग पीरियड मिला। उस लॉकिंग पीरियड के दौरान उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसके तहत प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट को डिसमिस एनी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल और स्टेट असेंबलीज को प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है ना। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट विल नाउ बी मॉनिटर्ड बाय एनएससी, बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच वाज हेवीली डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री जनरल्स एंड ऑफिसर्स, है ना। और साथ ही साथ द प्रेसिडेंट वाज मोर पावरफुल। वो सब चीजें आपने, जैसे मुशर्रफ ने अपने आप को पावरफुल बनाया ना, सेम रॉबर्ट मुगाबे ने भी खुद को पावरफुल बनाया। तो इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दो चेंजेस किए, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेड प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल, कि प्रेसिडेंट की अब जवाबदारी नहीं है, भले ही देश में कुछ भी हो जाए, जवाबदारी है भी तो बहुत कम है। तो ये किसने किया, जानू पीएफ पार्टी के, यहाँ इनकी शक्ल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे जी ने किया। ठीक है, ये जिम्बाब्वे का केस है, जानू पार्टी पर जेड वाला जानू है क्योंकि जिम्बाब्वे भी जेड से है। जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे, व्हाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, उसके बाद से जानू पीएफ ही हर बार सरकार बना रही हो, कभी इलेक्शन नहीं हारी। रॉबर्ट मुगाबे जानू पीएफ पार्टी के लीडर, पॉपुलर है। कहानी अगर पता हो ना, मैं उसको कितना भी लंबा खींच सकता हूं, मैं उसको 2 पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, 4 पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, मैं लंबा खींच रहा हूँ। जानू पीएफ उसके लीडर थे और रॉबर्ट मुगाबे लीडर थे, बहुत पॉपुलर पार्टी थी। रॉबर्ट मुगाबे भी बहुत पॉपुलर थे, इलेक्शन हारते नहीं थे क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे। रॉबर्ट मुगाबे जब प्रेसिडेंट बने थे तभी से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, क्या क्या उन्होंने बदलाव किए। प्रेसिडेंट वॉज गिवन मोर पावर एंड प्रेसिडेंट वॉज मेड लेस अकाउंटेबल। इतना ही नहीं, और क्या क्या करते थे वो भी बताएंगे तुमको, है ना। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर, जैसे ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर है हैरास्ड एंड डिसरप्टेड। अगर तुम विद्रोही पार्टी के मेंबर हो, विद्रोही कहना गलत होगा, विद्रोही मतलब तो रिवोल्ट, जो तुम्हारी पार्टी से ही निकल के गया वो विद्रोही हो जाएगा। तुम अगर विपक्षी पार्टी के नेता हो, ऑपोजिशन पार्टी के लिए, तुम्हें हैरास किया जाएगा, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया जाएगा कि या तो तुम नेतागिरी छोड़ दो या तुम मतलब वो काम ही करना छोड़ दो। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। हाँ, ये कानून भी बनाया। देखो, हमेशा याद रखना, अगर बुक में 10 चीजें दी हैं तुमको 10 याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने बेवकूफ स्टूडेंट से मैं मिला हूं वो क्या गलती करते हैं कि अगर बुक में जितना आंसर लिखा है उसको उतना का उतना और एज इट इज याद करने की कोशिश करते हैं। अगर यही करना है तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए नहीं है। मर्म समझो। और अगर बुक में 5 पॉइंट दिए, तुम कोई 3 ही याद रखो, उतना ही पर्याप्त है। अच्छे से याद रखना। एक इंट्रोडक्शन, जनरल स्टेटमेंट तो हम अपनी बुद्धि से लिख ही सकते हैं। देखो, 5 याद करने में बुराई नहीं है, पर 5 याद करना कंपलसरी ऐसा नहीं है। बुद्धिमान स्टूडेंट बनो। तो यहां 10 पॉइंट दिए होंगे तो हमने 2-3 क्या याद किए कि वो 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी रूल था, वो रॉबर्ट मुगाबे जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे, उन्हीं की सरकार बन रही थी, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बना दिया, सॉरी प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी, प्लस प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बना दिया। आगे ये भी बताते हैं कि राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, उसको भी कम कर दिया कि राष्ट्रपति के खिलाफ अब तुम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी, मतलब थोड़ा मोड़ा क्रिटिसिज्म भी नहीं। तो जो राइट होता था लोगों का प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने का, उसको कम कर दिया, है ना। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरास किया जाता था, डिसरप्ट किया जाता था। इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट थे उनको भी हैरास किया जाता था, डिसरप्ट किया जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट कोर्ट की भी नहीं सुनती थी, तुम काहे का कोर्ट, तुमको जो करना है करो। गवर्नमेंट ने वो कोर्ट के जजेस को भी प्रेशराइज करती थी और कई कोर्ट के जजमेंट्स को गवर्नमेंट बोलती थी हम नहीं मानते हैं और चले जाती थी।
तो ये उनकी एक तरीके से गुंडा राज टाइप था, किसका, रॉबर्ट मुगाबे का, ठीक है। तो इनमें से कोई 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। जिम्बाब्वे 1980 वाइट माइनॉरिटी रूल गॉट इंडिपेंडेंस, है ना। ZANU PF was a party that was associated with the Zimbabwe's independence. Its leader was Robert Mugabe. Robert Mugabe was continuously winning the elections. In spite of the fact that he was popular, he used many unfair practices to win the election. And he made it in such a way that the powers of president were increased. President was made less and less accountable. ठीक है। आप कह सकते हो दी वर्कर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी वेर हैरास्ड एंड इवन द जर्नलिस्ट हु रोट एनीथिंग अगेंस्ट द पार्टी वेर हैरास्ड, है ना, उनको भी हैरास किया जाता था। यही सब चीज़ें तो साहब इसमें लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या था, रॉबर्ट मुगाबे का पूरा ये केस था, ठीक है। और हाँ, देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब आप अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी लिमिट है। गवर्नमेंट इग्नोर्ड कोर्ट को भी गवर्नमेंट नहीं मानती थी, उसको इग्नोर कर देती थी। अब ये जिम्बाब्वे का केस थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम एक ही केस समझेंगे, और इस केस से हम एक और फीचर सीखते हैं डेमोक्रेसी का, दैट इज रिलेटेड टू द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। और वो फीचर क्या है, कुल मिला के 4 फीचर है, लास्ट फीचर है। फीचर क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हमने पाकिस्तान के केस से एक फीचर देखा, उसके बाद हमने और 2 फीचर्स देखे। अब है ना, चाइना और मेक्सिको के केस से भी हमने एक फीचर देखा, अरे हाँ या ना। अब जो है हमने ये वाला फीचर एक और देखा, और उसके साथ साथ हमने सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, इनके केस से एक फीचर देखा, ठीक है। तीनों के छोटे छोटे एक लाइन के केस थे। सऊदी अरेबिया में क्या था, 1 लाइन का ही केस था, उसका केस स्टडी सऊदी अरेबिया की छोटी सी बहुत दी है कि बस इतना ही है कि 2015 तक औरतों को वोटिंग राइट नहीं था सऊदी अरेबिया में। एस्टोनिया में क्या था, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द वोटिंग राइट। फिजी में क्या था, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजियन इज मोर देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो इससे हमने क्या देखा था, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी की केस स्टडी से, कि वो 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, कि इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, है ना, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव 1 वैल्यू। ये हमने देखा था। ऐसे हमने पता है चाइना के केस से पाकिस्तान के केस से एक फीचर निकाला, चाइना और मेक्सिको के केस से एक फीचर निकाला, और सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी के केस से एक फीचर निकाला। और अभी हमने हाल ही में जिम्बाब्वे के केस से सीखा कि जिम्बाब्वे में जैसा था कि सरकार बन तो गई लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती थी, कोर्ट को भी बोलती थी तू तुम्हारा देख हम हमारा देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार है तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेड दायरे में रहकर ही वो काम करती है। सो द फोर्थ एंड द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, ठीक है। अब एक और कार्टून यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे याहू, गूगल, सिस्को, ये भी अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हालांकि नहीं पूछे जाएंगे कभी भी, क्योंकि ये कार्टून चैप्टर से एज सच रिलेटेड नहीं है। चाइना का नाम तो है पर ये किसी और पॉपुलर घटना के बारे में, एक टियानमी स्क्वायर करके, ठीक है, टेनामी स्क्वायर भी कई लोग उसको बोलते हैं, बहुत पॉपुलर, जैसे टाइम स्क्वायर यूएस में फेमस है वैसे चाइना में फेमस है। तो वहां पे आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे क्योंकि चाइना ने सब बैन कर दिया। चाइना में गूगल नहीं चलता है, चाइना में आप कह सकते हो फेसबुक भी नहीं चलता है, ठीक है। चाइना में गूगल, फेसबुक कुछ नहीं चलता है। चाइना में इंटरनेट है लेकिन उनके अमेजोन भी चाइना में नहीं चलता, अमेजोन की जगह उनके पास अलीबाबा था। चाइना ने हर चीज का अपना खुद का वर्जन बनाया कि हमारे देश के नागरिक अमेरिकन कंपनीज पे बिल्कुल या किसी भी देश की कंपनी पे बिल्कुल निर्भर ना हो, ठीक है। तो चाइना ने जब इंफॉर्मेशन बैन लगाया था, इंटरनेट पे भी काफी हद तक इन्होंने बैन लगाया कई साल, तो उस वक्त कई स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट किया। और चाइना की सरकार बहुत, तुम ये नहीं है डेमोक्रेसी की तरह कि तुम पत्थर फेंकोगे तो हम यहाँ से फूल फेंकेंगे, नहीं, उन्होंने टैंक रेजिमेंट भेज दी वो जो स्टूडेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। जो टैंक रेजिमेंट भेज दी उसके लिए एक केस ऐसा हुआ था कि एक बच्चा, एक अनआर्म्ड स्टूडेंट टैंक के सामने आ गया था और टैंक रुक गई थी। और ये बहुत बोल्ड स्टेप था, वो टैंक है, वो पुलिस वाले नहीं है, वो गोली मार भी देंगे उन पर कोई हिसाब नहीं है, पर उनको भी रुकना पड़ा। चाहते तो मतलब वो आगे बढ़ नहीं से, बच्चा आ गया वहां पे, उसको हटाना पड़ा किसी को उतर करके। मतलब ये बहुत बोल्ड स्टेप था कि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था।
लोगों को लगता था कि जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो क्या करेंगे, वो बड़ा सा वो गन लाके वो पानी के फवारे मारेंगे जोर से, लाठीचार्ज, आंसू गैस के, पर कोई सेना का टैंक रेजिमेंट देश की सड़कों पर भेजेगा देश की आवाम के खिलाफ, ये चाइना के लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो लोग डर के भागने लगे, बट एट दैट टाइम स्टूडेंट गैदर्ड इनफ करेज, यही उसकी घटना है। ठीक है, अब एक एक करके चारों के चारों फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने देखे हैं, ठीक है, उन चारों के चारों फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को अब हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला फीचर क्या था, इन अ डेमोक्रेसी, जो हमने पाकिस्तान से सीखा, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर हमने सीखा था चाइना और मेक्सिको से कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, दोनों में एक ही पार्टियां थी। ठीक है, वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे पीआरआई पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, तीसरा फीचर इन अ डेमोक्रेसी, ये फीचर हमने सीखा सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी से। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। चौथा फीचर अगर हम बात करें, फीचर अभी हमने हाल ही से सीखा जिम्बाब्वे, जानू विद अ जेड, जानू पीएफ पार्टी से। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक मैच दी फॉलोइंग आपकी बुक में दिया है, तो ये मैं आपके लिए कर देता हूं, क्योंकि आपके स्कूल वाले बहुत चालाक है, आपकी मैडम का कई बार क्वेश्चंस बनाने का मन नहीं करता, और मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैंने 9th स्टैंडर्ड के ऑफलाइन सेंटर्स के पेपर्स देखे हैं, सीबीएसई स्कूल्स की बात कर रहा हूं, कई बार 80% टाइम, एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, 80% टाइम क्या होता है, एनसीईआरटी, ये बीच बीच के क्वेश्चंस ऐसे, या एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद जो 8-10 क्वेश्चन दिए होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हूबहू उठ के आ जाते हैं आपके 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में। तो मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं नहीं करा पाता हर वीडियो में, तो आपका धर्म बनता है कि शुभम सर एक बार एक वीडियो पढ़ा दे, उसके बाद भले ही हम गूगल करके आंसर निकाले, पर अपनी बुक खोल के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में एक ना एक बार सॉल्व कर लूंगा और उनके आंसर्स देख लूंगा। ठीक है, खुद नहीं बनते तो गूगल सर्च करूंगा, जहां पे मैं सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो शुभम सर से कर लूंगा, लेकिन खुद मैं आंसर्स प्रिपेयर कर लूंगा। जबरदस्त संभावना है कि एक ना एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स में से आ जाए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के या यूनिट टेस्ट के पेपर में। ठीक है, किंग ऑफ भूटान, अब इसमें से कौन से फीचर ऑफ डेमोक्रेसी से मिलता जुलता है? देखो मैच दी फॉलोइंग का सिद्धांत ये होता है कि मानो तुमको पहला समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा है और 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, तो उसको 2-3 बार पढ़ो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे टाइम का महत्व बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली एग्जामिनेशन में जब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। तो मानो किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इनमें से कौन सा फीचर होगा? रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मानो नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे मुझे एक पेन चाहिए होगा, ये रहा। मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन राइट टू वोट, यहाँ पे राइट टू वोट लिखा है। कई तमिल वर्कर्स जो इंडिया से श्रीलंका माइग्रेट करके गए, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। ये मुझे इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मुझे राइट टू वर्ड कीवर्ड मिल गया कि कई तमिल वर्कर्स जो इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका गए, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। तो यहाँ पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यहाँ पे भी वोट का जिक्र है, यहाँ पे भी वोट का जिक्र है, तो ये इसके साथ जाएगा। ठीक है ना। द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलिंग्स। ठीक है, ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ज्यादा सबसे इजी वाले पहले मैच कर लो, बचे हुए बाद में मैच करना। पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ये भी इजी है। पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे किसी न्यूट्रल गवर्नमेंट को, न्यूट्रल पार्टी को गवर्नमेंट जो है रन करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो 1 जो है ये 4 के साथ जाएगा। ठीक है, किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज, ये रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। और जो बचा हुआ इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये रूल ऑफ लॉ के साथ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाला जाएगा रूल ऑफ लॉ के साथ, किंग ऑफ भूटान जाएंगे हमारे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स,
राइट टू वोट जाएगा फ्री, 1% 1 वोट 1 वैल्यू, और पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसी को इसी हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइनें आपको बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होंगी, पर आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके दिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सारे देश यहाँ पे कवर हुए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर से आता है 3 नंबर में, हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, उसको देख लीजिए। डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बुद्धि से आंसर लिखिएगा, यहाँ एक डेमो आंसर है। रूलर सर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल शब्द का अर्थ शुभम सर आपको पहले ही बता चुके हैं, आंसरेबल, जवाबदारी होनी चाहिए। रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स, ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इसका ठीक उल्टा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल, उनको कोई जरूरत नहीं है लोगों की नीड्स फुलफिल करने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, यहाँ तो इलेक्शंस ही नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी सिटीजन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके पास राइट टू वोट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैव नो, सबके पास राइट टू वोट नहीं है और कोई भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई बहुत अभद्र टिप्पणी करोगे तो जेल हो जाएगी, पर नॉर्मली आप क्रिटिसाइज करना चाहो किसी को भी भारत में तो कर सकते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल इंडिया है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, स्पेशली लीडर को, देश के राजा को या लीडर को तो बिल्कुल नहीं। इसका एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे आप लिख सकते हो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। या मेरे ख्याल से तुम्हें इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखना हो तो एक ही एग्जाम्पल लिख देना, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है आज के देश में, एक अनडेमोक्रेटिक या एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का। याद रखिएगा, नॉन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। पर इतना जल्दी वीडियो खत्म नहीं होगा, जो 2-3 और पिक्चर बेस्ड बचे हैं चैप्टर में वो भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में मिल जाऊंगा। कि हो सकता है कि ये वीडियो बाकी चैनल्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो, पर इस चैप्टर का पूरा निचोड़ और बहुत बेहतरीन तरीके से, आप बहुत भाग्यशाली अगर आपने शुभम सर से चैप्टर पढ़ा है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन इट्स काउंटर पार्ट्स। वाई, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स। लोकतांत्रिक सरकार अपने काउंटर पार्ट्स, डेमोक्रेसी छोड़ के जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, कम्युनिज्म, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, उनसे बेटर क्यों है। तो उसमें आपको यही लिखना है, इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि दीस आर एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी या मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही लिखना है आपको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल। दूसरा, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करके, बात करके, कोई अगर कानून पास करना है, पहले लोकसभा में उसके बारे में डिस्कशन करो, फिर पास करो, फिर राज्यसभा में डिस्कशन करो, फिर पास करो, फिर राष्ट्रपति उसको उस पर साइन करेंगे, फिर वो कानून बनेगा। फिर किसी नागरिक को प्रॉब्लम है, वो कोर्ट में पिटीशन डाल देगा, फिर कोर्ट उस कानून के बारे में, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। हालांकि यही कारण है स्लोनेस का भी, कि भारत बहुत स्लो है, भारत या कोई भी डेमोक्रेटिक देश बहुत स्लो है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो हम स्लो वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, डीमेरिट्स में लिखेंगे। तो क्या है, अकाउंटेबल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर किसी को, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। वो किसी रिक्शे वाले का लड़का है और तुम किसी जमींदार के लड़के हो, लेकिन उसके बाद भी दोनों को एक ही सजा मिलेगी एक ही अपराध करने पे, सबका सम्मान है। वो भी अगर पुलिस को बुलाएगा तो पुलिस को उसके घर जाना पड़ेगा, तुम भी बुलाओगे तो जाना पड़ेगा। हम भेदभाव नहीं कर सकते कि जमींदार के घर ही जाएंगे, सेठ साहूकार के, वो गरीब के घर कौन जाएगा, नहीं। डिग्निटी, लोकतंत्र में तुम भी उतने ही वैल्यूएबल हो जितने कोई अंबानी का लड़का है। तो इट एनहांसेस द डिग्निटी, सबको सम्मान मिलती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र में अगर कभी झगड़ा हो जाए किसी से तो उसका बाकायदा मेथड है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का मेथड यहाँ पे दे देता है आपको।
एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये मैंने आपको बता दिया, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की पॉइंट्स आप पढ़ो। इतना ये जो भाषण यहाँ लिखी है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या हमने देखा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, और याद नहीं आ रहा है सर, कोशिश करो। अकाउंटेबल है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, लास्ट एक पॉइंट नहीं याद आ रहा है, कोशिश करूंगा याद करने की, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। शुभम सर कहते हैं बुक में 5 दिया है तो मेरे को 5 याद नहीं करना है, एक पॉइंट मैं अपने मन से भी लिख सकता हूँ। थोड़ा सोचता हूँ ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अच्छा होता है, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, है ना। इब्राहिम लिंकन वेरी राइटफुली सेड दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इट इज पीपल elect their representatives in democracy, so it is people's own government। ये लिख सकता हूँ, हो सकता है इसमें ना लिखा हो, सही है। कभी कभी अपनी बुद्धि भी चलानी पड़ती है। मेरे को 3 पॉइंट्स ही याद आ रहे थे, चौथा नहीं याद आ रहा था, कौन सा वाला पॉइंट मैं भूल रहा था। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई बात नहीं, ठीक है। की पॉइंट्स में मैं क्या क्या की पॉइंट्स लिख सकता हूँ, फेवर्स, है ना, याद रखिए, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, मेरिट्स, या यू कैन टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप क्या क्या लिखो, की पॉइंट सिर्फ एक मुझे याद आ रहा है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का अर्थ आपको पता है, लेकिन मैंने बताया फिर भी मैं लिख देता हूं इनकेस आप भूल ना जाओ। इट इज आंसरेबल, उसकी जवाबदारी बनती है। इट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। फिर जिस ऑर्डर में याद आ रहा है उसमें, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्या करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और क्या याद आ रहा है, प्रोवाइड्स अ मेथड अभी याद करना है क्लास में, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बस इतना ही याद आ रहा है। एक सर आपने खुद से बनाया था ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, सो इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि लोग ही सरकार चुनते हैं। सो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, सो इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो ये लोगों की खुद की सरकार है, ठीक है। यही सब मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी एक था, ठीक है। इम्प्रूव्स, क्योंकि कई लोगों का डिस्कशन लेकर के डिसीजन बनाया जाता है, ठीक है। सो आई कैन राइट कि इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये 5 पॉइंट्स क्या है, 3, 4, 5, ठीक है। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या आंसर व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे आपने एडवांटेजेस देखे, मेरिट्स देखे डेमोक्रेसी के, उसी तरीके से अब आप डीमेरिट्स भी देखेंगे डेमोक्रेसी के, ठीक है। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जैसे रिश्वत, है ना, यू कैन टॉक अबाउट दिस टू इन योर आंसर, कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी काफी देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी है, कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी मोदी जी। इंस्टेबिलिटी हमें नहीं चाहिए। एक ही लीडर कंटिन्यूसली रहेगा तो उसका कोई विजन होगा, 5 साल के बाद तुरंत बदल गया तो क्या होगा, 10 साल के बाद, मतलब लीडर्स बदलते रहते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे लीडर्स बदलते रहते हैं, तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये सिर्फ राजनीति होती है, इसमें सिर्फ चुनाव जीतना ही परम मकसद होता है। इसमें मोरालिटी, अच्छाई बुराई के बारे में कोई नहीं सोचता, लोग सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में सोचते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जो चुने हुए लोग हैं वो सब लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते हैं, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर मानो मेरे को चुन के भेजा भी गया है तो हो सकता है कि मैं किसानों की समस्या समझता हूँ, हो सकता है औरतों की समझता हूँ, हो सकता है दलितों की ना समझता हूँ। तो इट इज पॉसिबल कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, जैसा इमेज दिखाया था यहाँ पे, करप्शन का भी, पैसे का भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चुनाव जीतना है तो पावर के लिए लोग करप्शन भी करते हैं, ठीक है ना।
ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो जो आम गरीब का गांव का मजदूर है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको क्या मालूम सही सरकार क्या है, उसको क्या मालूम गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी, जीडीपी, उसको कुछ नहीं पता। वो तुम उसको कोई आकर के बोल देगा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और क्या करेंगे, और हम ये फ्री दे देंगे, पानी का बिल मत भरो, सरकार कर्जे में आएगी, कोई नहीं है, सरकार देख लेगी, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। वो तो यही सोचेगा कि हाँ मेरी जेब से पैसा बच रहा है, तो उसी सरकार को वोट देगा। देश, अरे श्रीलंका जैसा हाल तो नहीं होगा, पर अब श्रीलंका के लोगों ने भी सोचा होगा, अब वो लोग सोच रहे हैं। अरे समझ रहे हो? तो यहां पे डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम यह है कि कई लोग समझते नहीं है चीजों को, लेकिन उनके पास भी वोट करने का उतना ही अधिकार है, उनके वोट की भी उतनी कीमत है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वोटिंग अधिकार मत दो, मैं बोल रहा हूं कि इट इज समथिंग दैट डेमोक्रेसी के विरोधी लोग एज आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। इट इज ए ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पे जरूरत क्या है, जो लोग उतने शिक्षित नहीं है, जिन लोगों का विवेक उतना नहीं है, उनको भी थोड़ा एजुकेट करो, जो कि टाइम टू टाइम होता रहेगा। एजुकेट करो, इंस्पायर करो, है ना, लिटरेसी रेट बढ़ाओ, वो सारी चीजें। तो खैर एवरीवन डजंट नोस, ऑर्डिनरी पीपल खास तौर पे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसलिए उनको नहीं कंसल्ट करना चाहिए। इट इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। टू मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। तो स्लो वर्किंग है, जैसे मैंने बताया, या दो भाई, अरे मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई जवान फौज में भर्ती हुआ है, जब वो भर्ती हुआ था तब भारतीय नौसेना ने अर्जी दी थी कि हमको ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। 20 साल बाद जब वही जवान रिटायर हो रहा है, तब जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। फिर उसको याद आता है, हाँ मैं जब भर्ती हुआ था तब 20 साल लगे एक हथियार खरीदने के लिए। स्लो, इससे परमिशन, उससे परमिशन, ये क्लियर करो, वो क्लियर करो, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे समझ रहे हो, कोई भी कानून बनाना उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रांग कितनी भी हो, टाइम लगता है, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों का राय लेना पड़ता है उसमें। सो इट इज स्लो वर्किंग, ठीक है। इतने ही है डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स। इसमें कीवर्ड्स क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग, इंस्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या है, इट इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल कंपटीशन, इसमें करप्शन है। इट इज वेरी स्लो बिकॉज टू मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे ये भी था कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीस आर ऑल, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीस आर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे कुछ बुक में कुछ लिखा नहीं है, वो बस भाषण थोड़ा सा दिया है कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी को हमने समझा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले वाला पॉइंट काट दो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स, टेक्स इन आवर लाइफ्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ज्यादातर देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने बताया था ना, मैं सीधा क्लास के 50 लोगों से पूछ लूं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उन 50 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले 4 मॉनिटर से पूछूं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ज्यादातर देशों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट पॉपुलर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। ठीक है, इस स्लाइड में और इतना कुछ नहीं है। गुड डेमोक्रेसी कब होती है, अच्छी लोकतांत्रिक सरकार कब आएगी साहब, अच्छी लोकतांत्रिक सरकार तब आएगी जब कोई भी भूखा नहीं जाएगा। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो इसके पेट से जो रोशनी निकल रही है बहुत भूखा है, इसको नींद में भी खाने के सपने आ रहे हैं क्योंकि भूखा है। तो ट्रू डेमोक्रेसी कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, सीधी बात। जिस दिन लोकतंत्र में रहने वाले लोग सुखी हो जाएंगे उस दिन वास्तव में लोकतंत्र आ गया। लेडीज and gentlemen, the day the people living in a democratic nation are happy, that day itself the democracy will be truly successful. ठीक है, वही वो बता रहे हैं, कोई भी जब भूखा बेड पर नहीं जाएगा, no one goes hungry to the bed, every citizen must be able to play equal role in decision making, and there is equality, there is freedom for all. That day democracy will be, that is the aim of a true democracy, a good democracy, and that day democracy would be truly successful. ठीक है, अब कुछ इमेजेस, इसके साथ हम चैप्टर एंड करेंगे, ठीक है। इस इमेज का क्या मतलब है, देखो ये इमेज भी इराक के केस की है, ठीक है। ये इमेज कहाँ की है, ये इमेज भी इराक की है, ठीक है। वो जो तुमने देखा था इससे पहले वाली जो इमेज थी, ठीक है, सदाम हुसैन वाली, कौन सी, ये वाली इमेज,
ये वाली इमेज भी इराक को ही रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ। ये इमेज क्या दिखाती है कि सद्दाम हुसैन की रजीम के बाद फाइनली हर किसी को वोट करने का अधिकार मिल गया है, लोग खुश हैं, और सद्दाम हुसैन जो है वो दुखी है क्योंकि अब उसकी सत्ता चली गई है। इस इमेज में और इस इमेज में क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पूछते हैं कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन द चैप्टर। इस कार्टून को फर्स्ट कार्टून से कंपेयर करो चैप्टर के, और फर्स्ट कार्टून यही वाला है, इसलिए मैंने ये दो इमेजेस साइड बाय साइड दिए। इस कार्टून में जैसा मैंने बताया था, डेमोक्रेसी दूसरे देश के फोर्सेस, यहाँ पे यूएस फोर्सेस के हिसाब से उनकी शक्ति की वजह से सेटअप किया जा रहा है। इस केस में डेमोक्रेसी लोगों ने खुद सेटअप करवा ली है और लोग खुद डेमोक्रेसी को मतलब फॉलो कर रहे हैं, 1 पर्सन 1 वोट को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है, दोनों इराक की है। यहाँ पे यूएस डेमोक्रेसी सेटअप कर रही थी, यहाँ पे उनके करने के बाद अब लोग खुद उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब उनको किसी और की, किसी दूसरे देश की सेना की जरूरत नहीं है। अब लोग खुद आपस में 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से अब अपना देश खुद चला रहे हैं, किसी दूसरे देश की सेना की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये पढ़ो, दिस कार्टून इज फ्रॉम ब्राजील, अ कंट्री दैट हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। इट इज एंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। विच हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट? क्या हिडन साइड है डिक्टेटरशिप का? कि डिक्टेटरशिप ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती है, पर एक्चुअली द पीपल लिविंग इन द डिक्टेटरशिप आर द वर्स्ट सफरर्स। ठीक है, डिक्टेटरशिप में जो लोग रह रहे हैं वो वर्स्ट सफरर्स है। इफ पॉसिबल फाइंड दिस आउट, वो तुमसे नहीं पूछेंगे। दिस इज द हिडन साइड ऑफ, ये इमेज अगर पूछते हैं, और इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, दैट पीपल आर द वर्स्ट सफरर्स इन डिक्टेटरशिप, और लोग खुश नहीं होते हैं डिक्टेटरशिप में आसानी से। ठीक है, ये इमेज क्या है? वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। लिबरल सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सरकार ने हमारा भरोसा तोड़ा, सरकार ने हमारा पैसा लूटा, और इसीलिए 28 जून को जिस दिन इलेक्शन है उस दिन हम वही करेंगे जो हम कनाडा के लोग सबसे बेहतर करते हैं, हम उसी सरकार को वापस सत्ता में ला देंगे। तो बेसिकली ये कार्टून क्या दिखा रहा है? इट्स अ फनी कार्टून। ये कार्टून क्या दिखा रहा है? इलेक्शंस में पब्लिश हुआ था कनाडा में 2004 में। ठीक है, इज दिस कार्टून एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी? ये कार्टून डेमोक्रेसी के पक्ष में बात कर रहे हैं या विपक्ष में? कार्टून क्या बोल रहा है कि हाँ, सरकार ने हमको, मेरे को सरकार ने बहुत धोखा दिया, लेकिन ना हम आने वाले चुनाव में फिर से इसी सरकार को वोट कर देंगे। तो इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी और इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? कई लोग अगेंस्ट बोल रहे होंगे, पर एक्चुअली दिस कार्टून इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि भले ही मतलब आपको पता है, लोग सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो, लोग अपनी मर्जी से सरकार को वोट दे सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हमें इस सरकार को, जिसने गलतियां की है लेकिन इसे दूसरा चांस देना चाहिए, तो लोग दे सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सो ये मत सोचना कि इस कार्टून में मजाक उड़ाया जा रहा है कनाडा के सिटीजन्स का, कि सरकार उनको घोंचू बनाती है फिर भी वो उसी सरकार को चुनते हैं, तो ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होगा। नहीं, दिस कार्टून इज एक्चुअली इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, विच बेसिकली सजेस्ट दैट the citizens have the right to choose whosoever they want to choose। बस एक लाइन में, ज्यादा खींचना मत। ये किसमें फेवर में है? डेमोक्रेसी के, क्योंकि नागरिक जिसे चाहे उसे चुन सकता है। ठीक है, ये कार्टून भारत के 50 साल के बाद, आजादी के बाद आर के लक्ष्मण ने बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, हाउ मेनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज? कुछ इमेजेस तुम्हें पता होगा, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गुलाब लेके, वही बहुत रोमांटिक नेता थे तुम्हारे, है ना। मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था, लॉर्ड एडविना माउंटबैटन, आई डोंट नो, एडविना माउंटबैटन एंड जवाहरलाल नेहरू। इट इज अ ट्रू केस स्टडी, सर्च करना कभी क्या हुआ था। डू मेनी कॉमन पीपल फील द वे द कॉमन मैन? हाँ ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि 50 साल आज़ादी के तो हो गए हैं, पर आम इंसान के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले भी मिडिल क्लास था, आज भी मिडिल क्लास है। तो भले ही भारत को आज़ाद, अभी तो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर ये कार्टून तब बनाया था जब भारत को आज़ाद हुई 50 साल हुए थे। तो मीडिया में, टीवी में, सब जगह था 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हो गया, वो हो गया, हमने ये अचीव कर लिया 1947 से लेके अब तक। लेकिन जो एक आम आदमी है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, वो जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। ठीक है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, मोस्टली एमसीक्यूज ही है। इस वीडियो में तो नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर एक अलग से एनसीईआरटी सीरीज आए। फिलहाल ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सिविक्स पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर था सिविक्स का।
ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा सिविक्स में बिल्ड हो गया होगा तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मर्म समझ जाना, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.